everyone. Once again, thank you for joining our session. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good सर जी नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार जी। Good afternoon, sir. जी जो उसमें आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गेस्ट लेक्चर होता है वो पहले हो जाएगा, वरना मैम जो गुड आफ्टरनून वो अपना पहले कंप्लीट कर और उसके बाद तो अगर हमारे जो हैं जैसे कि टर्म डायग्नोसिस थोड़ा इसके ऊपर हम जाके तो चलिए अभी 3 बज चुके हैं, वंदना मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम गायनी सीरीज में वर्क कर रहे हैं, डिजीज के ऊपर एक से एक नए नए लेक्चर लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज है ओलिगोमेनोरोइया। ओलिगोमेनोरोइया एक ऐसी स्थिति है, पीरियड साइकिल 35 डेज के अंतराल से आता है, तो वो कंडीशन ओलिगोमेनोरोइया कहलाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल साल में 12 पीरियड साइकिल होते हैं। अगर 12 से कम है, 6 हैं, 8 हैं या इससे भी कम है, तो वो कंडीशन ओलिगोमेनोरोइया कहलाती है। इसका मेन कॉज कारण है हार्मोनल डिस्टरबेंस एंड ओवेरी की समस्या। ओवरी प्रॉब्लम है तब भी ओलिगोमेनोरोइया कहलाएगा। पहचान कैसे करेंगे? सिम्टम्स: पीरियड का देर से आना, 2 साइकिल के बीच में डिफरेंस 35 डेज या इससे अधिक भी हो सकते हैं। सालाना 6 से 8 कम से कम या इससे भी कम होंगे। हैवी ब्लीडिंग होगी, एनियमिक होगी, इनफर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम आएगी, आपका गर्भधारण में भी परेशानी होगी, ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है इस कंडीशन में। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एक्ने, हिर्सुटिज्म, चेहरे पे बाल वगैरह आपको ज्यादा दिखाई देने लगते हैं या शरीर के किसी भी भाग पर आ सकते हैं। वजन बढ़ना या बहुत वजन कम होना, अंडर वेट भी ऐसे पेशेंट हो सकते हैं। पेल्विक डिस्कम्फर्ट, पेल्विक रीजन में पेन का होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं पहचानने के लिए। मूड स्विंग्स, मूड चेंज भी होता है ऐसी कंडीशन में। पेशेंट का चिड़चिड़ापन आ जाता है, स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है। कारण: कॉज ओवेरियन कॉज, पीसीओएस, ओव्यूलेशन ठीक से ना होना, ये मेन कॉज है ओलिगोमेनोरोइया को पहचानने के लिए। हार्मोनल डिस्टरबेंस यदि पेशेंट का है तो थायराइड, उसके हार्मोन्स की हम जो है हिस्ट्री हम लेंगे जब पेशेंट से, तो उसमें थायराइड की प्रॉब्लम आएगी, चाहे वो हाइपो में। हार्मोनल प्रोलैक्टिन की एक्सेसिव क्वांटिटी, यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ज्यादा एक्सेसिव बन रहा है तब भी ये कंडीशन हमें दिखाई देने को दी है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, ये भी ओलिगोमेनोरोइया को डिफेम करता है। हाइपोथैलेमिक कॉज, एक्सक्लूसिवली आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज का अत्यधिक मात्रा में, योगासन जो व्यायाम एक्सरसाइज करते हैं, या एथलीट अगर कोई लेडी पर्सन है तो अगर वो एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं तब भी उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। सडनली अचानक से वेट लॉस होना या सडनली बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होना, तब भी हम कॉज को समझ के भी इस तरह से पहचान सकते हैं। लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल आपका या तो ओवरवेट होगा या अंडर वेट होगा पेशेंट, या प्रीलिमिनरी स्टेज जो ओबेसिटी की कहलाती है उस पर भी आपका कंसंट्रेशन पेशेंट के लिए होना चाहिए। सिस्टेमिक या मेडिकल कॉज, इसमें आपका क्रॉनिक इलनेस, यदि कोई पहले से क्रॉनिक डिजीज पेशेंट को है तब आपका
ये कंडीशन जो है उत्पन्न हो सकती है, जैसे आपका डायबिटीज, या डायबिटीज आपका इनडायरेक्टली इफेक्ट देता है क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो सक्रिय सही से नहीं होता है। इसके अलावा ड्रग मेडिकेशंस, जैसे आपका कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अधिक मात्रा में खाई जाती है प्रेगनेंसी ना ज्यादा कंसीविंग ना करने के लिए, या एंटी स्टेरॉइड्स जो स्टेरॉइड्स मात्रा में ज्यादा लिए जाते हैं। एनी अदर ईटिंग हैबिट्स, इसके अंदर ईटिंग हैबिट्स जैसे जल्दी जल्दी खाना, बार बार खाना, जिससे कि एनोरेक्सिया या बुलिमिया की कंडीशन हो जाती है। वॉमिट की शिकायत पेशेंट को बार बार ऐसा लगता है। अर्ली ओवेरियन डिसफंक्शन, ओव्यूलेशन सही से ना होना, ओव्यूलेशन टाइम पर ना आना, बिफोर टाइम या आफ्टर माइंड इस तरह से होना, तो आपका ये कारण है ओलिगोमेनोरोइया के। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर रिस्की कब हो सकता है? जब पीसीओएस हो, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो, थायराइड डिजीज हो, ओबेसिटी या अत्यधिक वजन या कम होना, अत्यधिक तनाव में रहना। कई बार ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा पेशेंट जो है ना तनाव ज्यादा ले लेता है अपनी लाइफ स्टाइल के कारण। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा कराने से भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। दवाइयों का अनुचित प्रयोग, बहुत से लोग हार्मोन्स को मेंटेन करने के लिए हार्मोनल टैबलेट वगैरह लेते रहते हैं या इंजेक्शंस लेते हैं, उसके कारण भी, या स्टेरॉइड ज्यादा खाने के कारण भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। फैमिली हिस्ट्री, यदि फैमिली हिस्ट्री में कोई इस तरह के मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कोई भी डिजीज अगर किसी को है तो वहां ये भी मैटर करता है कि उसकी हम फैमिली हिस्ट्री भी जाने की फैमिली में कोई और पर्सन ऐसा तो नहीं है कि जिसको डिस्मेनोरिया, एमेनोरिया, क्रिप्टोमेनोरिया या ओलिगोमेनोरिया या ये चीजें हों। अगर इनमें से कोई भी डिजीज किसी पर्सन को है तो मे बी पॉसिबल कि आने वाली जनरेशन में हो सकती है। कॉम्प्लिकेशंस, सबसे पहले तो गर्भ धारण करने में ही आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगी हार्मोन्स डिस्टर्ब के कारण। एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया, जिसमें आपकी जिस समय आपका पीरियड साइकिल आता है और आपका एंडोमेट्रियम वॉल के द्वारा यदि सही से बाहर ब्लीडिंग नहीं होगी, आउट नहीं होगा, या ओव्यूलेशन सही से नहीं होगा, तो वहां पर यदि पहले ही एंडोमेट्रियम थिकनेस हो जाती है तो वहां भी ये कंडीशन पैदा हो सकती है। पीसीओएस के कारण पेशेंट में वजन बढ़ सकता है, घट भी सकता है, और साथ में एक्ने, हिर्सुटिज्म की भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में डायबिटीज, इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण ये कंडीशन उस पेशेंट में ज्यादातर देखने को मिलेगी जिसको पीसीओएस की ऑलरेडी समस्या हो। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर मैरिज यदि पेशेंट नहीं कंसीविंग कर पा रहा है तो फैमिली हिस्ट्री के साथ साथ फैमिली का दबाव, तनाव, जो बातें होती हैं, स्ट्रेस आता है उस चीज को लेकर भी कि इतना टाइम, जैसे 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल निकल जाए तो उस बीच में अगर नहीं होता है तो मेंटली स्ट्रेस लेने लगता है पेशेंट। इरेगुलर पीरियड्स रहेंगे, अनियमित ब्लीडिंग होगी, हैवी भी हो सकता है। लंबे अंतराल के बाद जब ब्लीडिंग अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो ये हमारे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे ऐसे उसमें पेशेंट के लिए। प्रिवेंशन क्या करना है ओलिगोमेनोरोइया के अंदर? सबसे पहले हेल्दी डाइट, संतुलित मात्रा में भोजन लें, पर्याप्त पोषण के साथ में लें, अपना हेल्दी वेट, अपने बॉडी वेट को मेंटेन रखें, बीएमआई मेंटेन रखें, कोई भी किसी तरह का तनाव ना लें, टाइमली चेकअप कराएं, हार्मोनल आपका थायराइड है तो एलएच एफएसएच का, या पीसीओएस की समस्या है तो टाइम टाइम पर उसकी जांच कराते रहें, समय समय पर डॉक्टर से कंसल्टेशन करें। हार्मोनल टेस्ट जैसे एलएच और एफएसएच है, प्रोलैक्टिन है, या एएमएच है, एंटी मुलेरियन हार्मोन है, उसकी भी हम जांच करवा सकते हैं। नियमित जांच करानी चाहिए। और पीरियड का ऐसी कंडीशन में कि जहां पर 2 से 3 आपका 4 महीने के बाद अगर पीरियड साइकिल आता है तो अपना एक पेशेंट से कहें कि एक कैलेंडर मेंटेन करें कि फर्स्टली पीरियड कब आया, कितने दिन के अंतर से चल रहा है। अगर 35 डेज हैं तो ट्रीटमेंट के दौरान वो कम होना चाहिए जिससे कि आपका पीरियड साइकिल सही से हो, खुलकर हो, और आप अपना कंसीविंग इनफर्टिलिटी का केस अगर है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। डायग्नोज
फिजिकली एग्जामिनेशन, सबसे पहले क्वेश्चन पुट अप करने होते हैं, उससे जनरली आपका पल्स डायग्नोज करेंगे, टेम्परामेंट पहचानेंगे, क्योंकि ओलिगोमेनोरोया जो डिजीज है वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के लेडी पर्सन को होगा। अल्ट्रासाउंड आप करा सकते हैं टाइम टू टाइम पर, जैसे आपका रिक्वायरमेंट होती है पेशेंट के अंडर ट्रीटमेंट। तो ये हमारा ओलिगोमेनोरोया। इसके साथ साथ इसी की एक और कंडीशन है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से हमारी रखती है, पॉलीमेनोरोया। पॉलीमेनोरोया क्या है? पॉलीमेनोरोया वह स्थिति है मासिक धर्म की जिसमें पीरियड्स बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। इसका 2 साइकिल के बीच में डिफरेंस होगा 21 डेज का, या इससे भी कम हो सकता है। तो ओलिगोमेनोरोया में देर से पीरियड आते हैं, इसको एक लाइन में आप नोट कर लीजिए, ओलिगोमेनोरोया के आगे लिखें पीरियड देर से आते हैं 35 डेज के अंतर से। पॉलीमेनोरोया के आगे लिखें पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं 21 डेज के डिफरेंस से, या इससे भी दिन कम हो सकते हैं। नॉर्मली जो आपका पीरियड साइकिल होती है वो 24-26 डेज के अंतर पर होता है, 3 to 5 डेज या 3 to 7 डेज के होते हैं। इससे अगर कम आपका पीरियड साइकिल का डिफरेंस रहता है, 21 डेज से कम आता है तो पॉलीमेनोरिया, और यदि ज्यादा रहता है 35 डेज का रहता है तो ओलिगोमेनोरोया कहलाएगा। तो हम पॉलीमेनोरिया की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में पेशेंट चाहे वो आपका मैरिड पर्सन है चाहे अनमैरिड पर्सन है, किशोरावस्था में भी है, तो पेशेंट एनेमिक हो सकता है। सिम्टम्स, पीरियड साइकिल जैसे भी मैंने बोला कि जल्दी जल्दी रिपीट होते हैं, ऐसे में पेशेंट कमजोरी थकान महसूस करता है। रीजन है जल्दी से आपका जल्दी जल्दी ब्लीडिंग होना, खून का बॉडी से बाहर जाना। एनेमिक कंडीशन के कारण भी ऐसा हो सकता है, पेट के निचले हिस्से में या बैक में कमर में आपका दर्द पेशेंट को दिखाई देगा, चिड़चिड़ापन थकावट आपको दिखाई देती है। कभी कभी बहुत ज्यादा या बहुत कम ब्लीडिंग होगी। कम ब्लीडिंग में क्या होगा, जिस समय ब्लड फ्लो बॉडी से आपका वेजाइनल या सर्वाइकल जब बाहर होता है तो कलर लेस भी होता है, वो होता है आयरन की कमी के कारण। हीमोग्लोबिन जब प्रॉपर नहीं होगा तो वो व्हाइटिस या जैसे आपका येलोइश सीरम होता है ब्लड का, उस टाइप से उस कलर में आपको दिखाई देगा। ऐसे कई ऐसे जब लगातार ये स्थिति बनी रहती है तो पेशेंट को कई बार चक्कर भी महसूस होते हैं कि जैसे चक्कर आए और गिर जाएगा। कॉजेस लगभग सेम कॉजेस हैं। हार्मोन असंतुलन, इसमें कॉमनली जो हार्मोन का इम्बैलेंस होगा वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होगा, इनकी कमी के कारण ये कंडीशन उत्पन्न होती है। ल्यूटेल फेज इफेक्ट, ल्यूटेल फेज में भी डिफेक्शन होगा प्रोजेस्टेरोन कम होने के कारण, जिससे मेंसेस साइकिल छोटी हो जाएगी। 21 डेज की अपेक्षा आपका 20 डेज या 17 डेज 18 डेज भी हो सकते हैं। थायराइड अगर पेशेंट को है तब भी ये आ सकता है, चाहे हाइपर में हो या हाइपो में हो। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी के कारण भी ऐसा हो सकता है, चाहे वो यूट्रस इन्फेक्शन हो चाहे फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो। एंडोमेट्रियोसिस के कारण भी ऐसा होगा। या कई पेशेंट क्या होते हैं आफ्टर मैरिज बार बार कंसीविंग ना हो, जल्दी जल्दी ना हो, इसलिए कॉपर टी आईयूसीडी इसको बोलते हैं, इसका भी यूज करते हैं। इसके कारण से भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। इसके कारण पेशेंट कॉमनली स्ट्रेस तो उसको आता ही है। ओवेरियन प्रॉब्लम में इरेगुलर ओव्यूलेशन, जो 14 डेज का ओव्यूलेशन टाइमिंग है वो उस समय पर नहीं होता है। डिजीज जैसे आपका यूट्रस के अंदर अगर इंफेक्शन के कारण है तो एंडोमेट्राइटिस और फिब्रॉइड भी इस तरह की कंडीशन इस डिजीज को उत्पन्न करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये पॉलीमेनोरिया के कॉजेस थे। कॉम्प्लिकेशंस ऐसे पेशेंट में सबसे ज्यादा एनेमिक कंडीशन का होना, क्योंकि बॉडी में एचबी कम होता है। जब 20 डेज 21 डेज में बार बार रिपीटेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो हीमोग्लोबिन बॉडी में कंप्लीटली नहीं रहेगा और ज्यादा खून जो है बॉडी से बाहर जाएगा। इस कारण से एनेमिक कंडीशन में भी ये कंडीशन उत्पन्न होती है। इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी, ओव्यूलेशन ठीक से ना होना, इम्प्लांटेशन में दिक्कत होना। यदि ओव्यूलेशन के
बाद भी यदि ओव्यूलेशन सही से नहीं हो, तब भी अगर कंसीविंग हो जाती है तो इम्प्लांटेशन में कई बार प्रॉब्लम आती है और मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं। हार्मोन्स में इम्बैलेंस होना, मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। एंडोमीट्रियल आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एंडोमीट्रियम का डेवलपमेंट, जो यूट्रस की इनर वॉल है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं होता है, वो थिक हो जाती है नॉर्मल की अपेक्षा। इस कारण से ये कंडीशन हमारी डिजीज हमें दिखाई देगी। पेल्विक इन्फेक्शन, अगर लंबे समय तक ब्लीडिंग होती रहेगी, 15 दिन में, 20 दिन में, 21 डेज के अंतर से अगर बार बार पीरियड साइकिल आ रहा है तो पैरों में, थाई में आपको पेन महसूस होता है, पेशेंट थकान, कमजोरी, उसको उठने बैठने तक की भी दिक्कत होती है। कई बार इसमें ब्लड प्रेशर भी इन्वॉल्व हो जाता है, लो हो जाता है पेशेंट का। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में चिड़चिड़ापन आएगा, तनाव आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है उसको। पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, ऐसे में इस इफेक्ट के कारण डेली रूटीन की जो दिनचर्या होती है पेशेंट की, वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसे अपने काम, खुद के काम करने में थकावट ज्यादा महसूस होती है। एक काम करेगा 5 मिनट 10 मिनट में उसे थकान दिखने लगेगी। ऐसी स्थिति में प्रिवेंशन के लिए क्या करना है हमें? इस स्थिति से हम पूरी तरह तो प्रिवेंट नहीं की जा सकती, लेकिन नियंत्रण और जटिलताओं से बचाव से हम लोग इससे बच सकते हैं, पेशेंट को बचाव संभव है। हार्मोनल बैलेंस बना के रखें। यदि हार्मोनल डिस्टरबेंस आ रहा है तो जो ट्रीटमेंट डॉक्टर दे रहा है उसको ट्रीटमेंट में रहने से अपना हार्मोन्स का बैलेंस रखे। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाए, बैलेंस डाइट ले, संतुलित भोजन ले, संतुलित पोषण आहार ले, संतुलित ही अपने आप को वो एक्सरसाइज करे, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज ना करे, रेगुलर एक्सरसाइज नियमित, और आयरन रिच फूड खाए। हरी सब्जियां, जिनमें फूड में आपका आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, उन सब्जियों को, फूड को, फलों को ज्यादा मात्रा में खाए, जिससे कि आयरन की जो मात्रा है बॉडी के अंदर बैलेंस रहे। स्ट्रेस मैनेजमेंट करे, मानसिक तनाव कम करे। ऐसी अपनी दिनचर्या में ऐसे नियमों को वो बनाए जिनसे वो स्ट्रेस से दूर रहे। योग, ध्यान, पर्याप्त नींद ले। तो इन चीजों को अगर करेंगे तो हम इस पॉलीमेनोरिया से बच सकते हैं। टाइमली मेडिकल चेकअप कराएं। यदि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी डॉक्टर से संपर्क करने में देर नहीं करनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड वगैरह टाइम टाइम पर कराते रहना चाहिए। हार्मोनल टेस्ट, हार्मोन्स अगर थायराइड के अलावा LH, FSH या प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन भी कम हैं तो हम समय से इनकी जांच कराते रहें। रेगुलर मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग, जो मैंने जैसे अभी बताया था कि पीरियड साइकिल का कैलेंडर तैयार करें। ट्रैकिंग का मतलब है कि हमें रेगुलर अपने जो पीरियड साइकिल हैं उनका एक हमारा किस टाइम आया, कितने दिन के अंतर से आया और कितने दिन रह रहा है, किस टाइप से हमें हुआ है, तो वो चीजें वो नोट करके रखे, जिससे कि अपने डॉक्टर को वो बता सके कि मेरे साथ इस टाइम पीरियड साइकिल आया, ये कंडीशन मेरी रही। नेक्स्ट टाइम जब वो डॉक्टर के पास जाए तो उसको वो अच्छे से समझने के बाद, उसकी सारी लेने के बाद में फिर वो अपने ट्रीटमेंट को आगे फॉलो अप कर सकते हैं। वेट कंट्रोल, यदि बहुत ज्यादा वजन है या अंडर वेट है तो ऐसी डाइट लें जिससे वजन ज्यादा ना बढ़े और वजन कंट्रोल रहे। और वजन कम है तो हेल्दी फूड उस तरह से खाएं कि वजन को मेंटेन कर लें और बाद में फिर डाउनफॉल में ना आए, कम ना हो। सेल्फ में अपनी इच्छा से, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का लेना या अपनी इच्छा के अनुसार कि हार्मोन्स की कमी के कारण हम मेडिसिन अपने आप से सेल्फ में ले लेते हैं, वो नहीं लेनी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए। यदि एनेमिक कंडीशन है तो उस समय पर HB को टेस्ट करा के आयरन रिच फूड लें और आयरन रिच फूड लेने के साथ साथ आयरन सप्लीमेंट खाएं, तो उससे आपका आयरन की जो क्वांटिटी बॉडी के अंदर है, हीमोग्लोबिन है, वो मेंटेन रह सकता है। डायग्नोज, सबसे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अकॉर्डिंग टेम्परामेंट समझना है। टेम्परामेंट के साथ उसका पल्स डायग्नोज करेंगे। HB टेस्ट करा लेंगे कि HB कितना बॉडी में चल रहा है। फिजिकली एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पुटअप कर लेंगे। इसी तरह से अगर अंडर वेट है तो पीरियड साइकिल से संबंधित उनसे आप क्वेश्चन पुटअप करिए कि किस तरह से साइकिल आ रहा है, कितने दिन का डिफरेंस चल रहा है, कितने दिन रह रहा है। इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करके और अल्ट्रासाउंड लेने के बाद में आप अपने पेशेंट को अच्छे से कवर कर सकते हैं। कॉमन मेडिसिन है हमारी पॉलीमेनोरिया के लिए, जो ट्रीटमेंट है वो S2, A2, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी,
C2 वेन1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, मेगाटोन या केपिटोन एसआर, हम केपिटोन सिरप देंगे। यूटीआई इन्फेक्शन साथ में, क्योंकि यूट्रस या पेल्विक इन्फ्लामेशन रहता है, यूट्रस में आपका वेजाइनल या सर्वाइकल भी अगर इन्फेक्शन बराबर बना हुआ है, इचिंग बर्निंग सेंसेशन आती है साथ में, तो पेशेंट को आपने यूरिलिथ्मो R21 एल्कोलिन सिरप भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शनल है। गैस्टोन R8। और यदि आप जिस समय पेशेंट आपके पास आता है, यदि हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो इस ट्रीटमेंट में आपने अलग से एक मेडिसिन उनको देनी है, A1C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। ये रैपिड डोज में चलता है और इसको D6 में देंगे। सारे फॉर्मुलेशन को हम D6 में कंटिन्यू करते हैं। यदि ब्लीडिंग के दौरान आ रहा है तो उस समय पहले A1C1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी को देंगे, जिससे कि आपके पेशेंट की हैवी ब्लीडिंग जो ज्यादा हो रही है वो नॉर्मल हो के आपका बंद हो जाए। फिर आपने आपने कंटिन्यू करना है, जिससे आपके पेशेंट को बार बार इन सब समस्याओं से फेस ना करना पड़े। ओलिगोमेनोरोया के लिए भी ट्रीटमेंट आप नोट कर लें। यहां पर हमने दिया है S2L1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C2 वेन1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, टैबलेट R13, R23, गाइनी प्लस सिरप, इलेक्ट्रो इम्यूनिटी ड्रॉप। क्योंकि इम्यून पावर बूस्टअप होगा तो आपका पेशेंट जल्दी जल्दी थकान कमजोरी महसूस नहीं करेगा, अपनी दिनचर्या में रूटीन में रहेगा और अपने आप को सही महसूस करेगा। तो आप अपना इस तरह से कर सकते हैं। इनके साथ साथ पॉलीमेनोरिया हो या क्या बोले वो? ओलिगोमेनोरिया हो, फिर से बोलिए पर। ओलिगोमेनोरिया का ट्रीटमेंट, जी। ओलिगोमेनोरिया के लिए है S2L1 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C2 वेन1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ये D5 से हम शुरू करते हैं। टैबलेट R13, R23, गाइनी प्लस, इलेक्ट्रो इम्यूनिटी ड्रॉप R30। मसाज कराएंगे। पॉइंट नंबर, इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नंबर है, कॉमन है। डिस्मेनोरिया हो, एमेनोरिया हो, कोई सी भी डिजीज आपकी है, अगर मेंसेस साइकिल से संबंधित या इनफर्टिलिटी से संबंधित, कॉमन पॉइंट है हमारे 28, 25, 20, 20, 22, 20। इन 4 पॉइंट को आप जो है RE अल्टरनेट YE का आप इसमें मसाज कराएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो थोड़ा मुझे बताइएगा। ओलिगोमेनोरिया में जी, ओलिगोमेनोरिया में क्या है सर? ओलिगोमेनोरिया में L1 का रोल क्यों दिए आप? A1 A2 भी जा सकता। सर मैं अपनी ये प्रैक्टिस के आधार पर आता है हमें, क्योंकि आर्टेरियल ब्लीडिंग को हमें करना है, इसलिए हमने ये A1C1 जो ब्लू इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताई है वो आपको मैंने पीरियड साइकिल को क्लोज करने के लिए बताई है सर। जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो उससे हमें क्लोजिंग में हेल्पफुल मिलती है। नेक्स्ट कोई और? हेलो थैंक यू मैम। मैम पोलिगो मेनोरिया का ट्रीटमेंट बताइए। पॉलीमेनोरिया में S2 A2 BE, C2 वेन1 ग्रीन। एनेमिक कंडीशन है तो यहाँ पर मैंने मेगाटोन एसआर या केपिटोन, दोनों में से आप कोई सा भी दे सकते हैं। यूरिलिथ्मो R21, गैस्टोन R8। ठीक है जी। ठीक है मैम। जी मैम, अगर फर्दर कोई क्वेश्चन रहेंगे तो हम उसे नोट डाउन कर लेंगे। और वैसे तो आपने जो सिम्टम अगर क्वेश्चंस किसी के रहते हैं तो मैं एंड 4:30 बजे के आसपास रीच अभी हो जाएंगे और मुझे आप एक कॉल एडवाइस कर दीजिएगा, तो मैं सबके आंसर देने के लिए तैयार हूँ।
4:30 बजे और 5 बजे के बीच में जी मैम। आप मुझे एक इंडिकेशन दे देंगे तो रीज्वाइन करके सबके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जी मैम। सो थैंक यू। थैंक यू। अभी तक जो भी हमारे गेस्ट लेक्चर में चल रहा है उसके मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब फॉर्मुलेशन जरूर लिख रहे होंगे, और वो जो फॉर्मुलेशन आप नोट डाउन कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ कॉमन चल रही है, कब कहाँ पे किस चीज़ के ऊपर चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे मेन बात है कि आपको बताया जा रहा है कि कौन से सिम्टम को देख के आपको, सिम्टम मीन्स की बॉडी सिम्टम को, बॉडी किस तरह के उसकी एक्टिविटी कर रही है उसको देख के आपको क्या चेंजेस करने हैं उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको जरा ध्यान से देख के अपनी रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर जब आप उस चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे तो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। गायनी आज के समय पे अगर आप टॉप 5 कॉमन डिजीज की बात करें तो उसमें से नंबर 1 या 2 पे, 2 या 3 पे गायनी का ही आएगा। तो इसलिए आपको किसी भी मतलब गायनी का जो पेशेंट आपका, और सबसे बड़ी बात है, बढ़िया बात भी है और बड़ी बात भी ये है कि गायनी में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। इलेक्ट्रोपैथी में गायनी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत क्विक रिजल्ट है। यूजेस ऑफ हॉट कंप्रेसेस, यूजेस ऑफ एक्सटर्नल मसाज, यूजेस ऑफ डाइल्यूशन को, आप प्रॉपर डाइल्यूशन को यूज करवा के जो चीज, जो फाइब्रोइड पर्सन ऑपरेशन करवा के निकाल रहा है, जिसके लिए उसका यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है, जिस चीज के लिए उसकी ओवरीज को ऑपरेट किया जाता है, उन सारी चीजों को आप विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर बिल्कुल क्लियर डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। इसमें लास्ट जो एक बात आपको इम्पोर्टेंट रखनी चाहिए वो ये कि आप पेशेंट को कैसे कन्विंस कर रहे हैं कि वो आपके साथ जुड़े, आपके साथ जुड़ा रहे पेशेंट। क्योंकि हो सकता है पेशेंट आपका पेन में है, उस चीज के रिगार्डिंग पेन तो आपने उसकी कवर कर दी, पर जब वो रिपोर्ट करवा रहा है तो थोड़े समय के लिए वो ऊपर नीचे रहता है रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को आपको स्टडी करना आना चाहिए, उस रिपोर्ट के बेस पे उसको आपको पेशेंट को बताना आना चाहिए। तो ये सारी चीजें भी आपको उसमें मैटर करती है। पर कोई भी न्यू कमर डॉक्टर जो हमारे साथ जुड़ता है, अगर उसकी फील्ड की बात की जाए तो गायनी उसका सबसे जल्दी और एक क्विक इफेक्टिव वाला फील्ड बन सकता है। इस चीज में रविसन इंडिया इलेक्ट्रो फार्मा की जो मेडिसिन है वो काफी अच्छा वर्क करती हैं। उसके अलावा जैसे कि आपका लिवर डिजीज हो गया, किडनी डिजीजेज हो गई, उसके ऊपर भी काफी अच्छा वर्क है। पर आज के समय पे वुमेन जब आपके पास आती है तो वो 80% टाइम पे उसको दिक्कत कोई और होती है, पर उसका जो मेन दिक्कत होती है वो गायनी रिगार्डिंग प्रॉब्लम ही होती है, जिसकी वजह से उसे अदर सिम्टम बन रहे होते हैं। तो चलिए इसी तरह से रोज हम अपने जो गेस्ट लेक्चर है उसको कंटिन्यू रखेंगे। जल्दी गायनी का जो चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसका मैम अपना नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आएंगे। वो जब स्टार्ट करना है उस समय एक बार प्री डिक्लेयर किया जाएगा। और आज हम अभी मैंने एक चीज नोटिस की थी कि हम लोग फॉर्मुलेशन को तो डिस्कस कर रहे हैं, हर कोई फॉर्मूला के ऊपर बात कर रहा है, पर ये फॉर्मुलेशन किस बेस पे डिस्कस हो रही है उसके ऊपर अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है डाइल्यूशन, क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन। सिलेक्शन ऑफ रेमेडी नहीं, हम क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन पे सिंपल सा डिस्कस करेंगे कि जब भी अगर आपको भी अपने लेवल पे कोई फॉर्मूला बनाना है तो आप पहली बार किस सोच को लेके अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, उसके ऊपर हम एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर कोई भी फ्रेशर है या न्यू कमर है और जिनके पास गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक नहीं है तो प्लीज वो उस चीज को नोट डाउन कर ले। और अदरवाइज गाइड टू क्लिनिकल प्रैक्टिस बुक में पेज नंबर चैप्टर नंबर हमारा 9 के अंदर आपको क्रिएशन ऑफ डाइल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग आप यूज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको पहले जो फॉर्मूला मेकिंग है उसके कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ना चाहूंगा आज। आखिर में हमारी बुक में भी आपको मोर देन 600 से ज्यादा फॉर्मूलाज देखने को मिलेंगे, पर वो फॉर्मूला हमने किस कॉन्सेप्ट पे बनाए हैं वो आपको सेम देखने को मिलेगा। अगर आज से 10 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी जो बात की जाए फॉर्मुलेशंस की, तो मैक्सिमम पर्सन जब कोई हमारे पास फोन करके बताता था कि मैंने पेशेंट को दवाई दी मुझे रिजल्ट नहीं, जब उससे पूछा जाता था कि उसने क्या दिया तो उसने बताया कि मैंने S1, S5, S10 सब कुछ, C1, C10, C13, A2, 3, इस तरह से वो एक रेमेडी का बताता
उसको ये देता है, और जब आप अगर में सोचते वॉइस ब्रेकडाउन है अभी। नो सर। आवाज सर ठीक से नहीं आती है। नो सर अभी नहीं है। थोड़ा मुझे क्लियर कर जी। दीजिएगा प्लीज एक बार। अभी ओके आ रही है। जी। ओके देन प्लीज अदर पर्सन अपना माइक को। जी, तो किस बेस पे हमने आपको फॉर्मुलेशन बताई है, या हम जो आपको आज तक अभी फॉर्मुलेशन आपसे शेयर कर रहे हैं, तो वो किस बेस पर है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपसे थोड़ा सा आज इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। आप पर्सन इंडिविजुअली भी अगर मान लीजिए कभी आपको किसी डिजीज में फॉर्मूला बनाना है, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी रेमेडी किस सेक्शन में यूज होती है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके एक अच्छा फॉर्मूला बना सकते हैं। तो जो फॉर्मुलेशन आपके, हम बेसिकली दो फॉर्मूला को यूज करते हैं, एक हम खाने से पहले को यूज करते हैं, खाने से बाद को यूज करते हैं। अब इसमें खाने के साथ ही इसको क्यों यूज किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो है वो आपके इनर एनर्जी को यूज करके, जो एनर्जी को, बॉडी की एनर्जी को यूज करके वो आगे ट्रीटमेंट करती है। तो उसमें आपका फर्स्ट जो हमारा है बिफोर मील फॉर्मूला, बिफोर मील फॉर्मूला कैसे बनाया जा रहा है उसके ऊपर आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कीजिएगा प्लीज। इसमें हम तीन चीजें डालने यूज करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारी क्योरिंग रेमेडी। क्योरिंग जो रेमेडी है वो है स्कोरोफ्लोसो। स्कोरोफ्लोसो वो हमारी क्योरिंग रेमेडी होती है। सेकंड जो है वो है हमारी सिस्टमिक रेमेडी। सिस्टमिक रेमेडी जो है उसके अंदर हमारा एंजेटिकोस, पेट्रल, वेनेरियो, वर्मीफ्यूगो, लिम्फेटिको और एपीपी ग्रुप, ये आपका सिस्टमिक रेमेडी के अंदर आ जाता है। और लास्ट है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी दो तरह के नेचर में बटी हुई है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और जो डब्ल्यू होती है वो हमारी न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी होती है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा। फर्स्ट है हमारी क्योरिंग रेमेडी जो कि है स्कोरोफ्लोसो ग्रुप। सेकंड है सिस्टमिक रेमेडी जो कि एंजेटिको, पेट्रल, वेनेरियो, वर्मीफ्यूगो, लिम्फेटिको एंड एपीपी, प्लस पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी। पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है रेड इलेक्ट्रिसिटी एंड ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटीज हैं। और जो सेकंड फॉर्मूला बनता है उसको आप बोलते हैं हीलिंग फॉर्मूला। फर्स्ट है आपका क्योरिंग फॉर्मूला, सेकंड है हीलिंग फॉर्मूला। हीलिंग रेमेडी है हमारी कैंसरसो, हेरिडिटी रेमेडी। हीलिंग फॉर्मूला बनाएंगे उसमें फर्स्ट है हीलिंग रेमेडी जो कि है कैंसरसो ग्रुप। सी ग्रुप जो है वो है हीलिंग ग्रुप। उसके बाद है प्लस हेरिडिटिक रेमेडी। हेरिडिटिक रेमेडी में आपका मेन जो है वो वेनेरियो 1 यूज होता है। इसलिए जब आपको पहली बार अगर फॉर्मूला बनाना है तो सेकंड फॉर्मूला में आप वेन 1 का यूज कर सकते हैं, उससे आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स आता ही आता है। एंड लास्ट है हमारी नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटीज जो कि है आपका येलो इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्रिएशन ऑफ डेल्यूशन के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क मी। सर जी नमस्कार। सर क्या वीआरएस में भी हम डायरेक्ट बना सकते हैं?
सर जी सर, जो हम आपको वीआरएस यूज करवा देते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप, जो प्रोवाइड करवाते हैं उसकी बात की जा रही है? यस सर। ओके जी, आप वीआरएस का यूज करवा सकते हैं। डिस्टिल वाटर की क्वांटिटी, अगर मान लीजिए किसी को आपको 2 महीने 3 महीने या ऐसे महीने के लिए कोर्स बना के देना है, तो उसमें भी आप वीआरएस का पूरा यूज करवा सकते हैं। पर जो हमारा सजेशन है वो यही रहता है कि वाटर के साथ थोड़ा मिक्स करके उसको दिया जाए। मान लीजिए 1 लीटर पानी के अंदर 50 ml 100 ml वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसमें मिक्स करके देंगे, तो आपका तब भी एक अच्छा आपको फीडबैक मिलेगा। पर प्योरली आप वीआरएस का भी यूज करवा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो जी सर। जी बॉस, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया कि फर्स्ट में क्यूरिंग मेडिसिन डालते हैं जो हम बिफोर मील देते हैं, जी उसके साथ हम हीलिंग जो टैबलेट सी ग्रुप की है, सॉरी, जो सी ग्रुप की मेडिसिन है वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग तो कई बार की S1 और C1 दोनों साथ ही दे देते हैं। देखिए, अब मैं आपको इस पे एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। एक जी होती है हमारी डिजीज कंडीशन, एक होती है मेडिकल कंडीशन, है ना? जी अब जो डिजीज है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स में चली जाती है, तो इसलिए हम्म, उस समय हम इन दोनों रेमेडीज के अंदर स्पोरोफ्लोक्स और कैंसरोसो के बीच में थोड़ा सा गैप देके चलते हैं। जी अब मान लीजिए आप खाने के साथ अगर ले रहे हैं, खाने से 5 मिनट पहले ले रहे हैं, खाने के 5 मिनट बाद ले रहे हैं, तो भी आधे घंटे का गैप आपका अमूमन आप मान के चल सकते हैं कि आपका 15 20 से 25 मिनट का गैप दोनों मेडिसिन जी के बीच में आ गया, राइट? जी जी पर वहीं पे अगर मान लीजिए किसी के अंदर कोई टेम्परेरी कंडीशन टाइप है या ऐसी हम्म, चीज है जो बॉडी डिसबैलेंस की वजह से हो रही है, तो उस समय आप इन दोनों हम्म, रेमेडीज का एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा जी कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं कि आपको इन दोनों को साथ में यूज नहीं करना है, पर ये एक हमारी हम्म, जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब आप इन दोनों को अलग अलग यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है। जी, थैंक यू। हम्म। आप भी अभी देखिए, जो फॉर्मूला आपको बनाने के लिए बताया है, तरीका आपको बताया है, जो फॉर्मूला बनाने का तरीका आपको बताया गया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग खुद से भी फॉर्मूला सेलेक्ट करके बनाएंगे ना, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए आप। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सिस्टमिक रेमेडी कौन सी डालनी, तो उसको मत डालिए। आप सिंपल क्योरिंग एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, हीलिंग एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी का यूज कीजिए। आपको डेफिनेटली जिस चीज में कभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मूला आपको इतना एक अच्छा इंप्रूवमेंट लाके देता है अपनी प्रैक्टिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर जैसे लंबर में गैप है तो उसके लिए कौन जी सा फॉर्मूला यूज करूँ? सर, गैप क्या सप्रेशन की वजह से गैप आया है, इंजरी की वजह से गैप आया है, किस चीज की वजह से गैप आया है? नहीं, ओल्ड एज पेशेंट है तो उनको 70 साल का है, तो उनको जी जी फिर जी वो MRI में दिखा L5 में डिजेंटिव है जी ना, उसका जी वैसे जी। गैप है। आप इसमें एक तो S5 L1BE, सेकंड आप C4 Ven1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इसका शुरू में यूज करवाएं। एक बार इसको यूज करवा के देख ले कि उनको क्या अपने आप में चेंजेस आ रहे हैं। C4 क्या बताया सर? C4 Ven1 ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। रैपिड, तो रैपिड चालू करने का साथ में। रैपिड अभी आपको देने की जरूरत नहीं है एकदम से। वैसे भी ओल्ड एज पर्सन है, तो पहले बिफोर मील एंड आफ्टर मील को चलाएं। साथ में अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है, गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन या हाँ लैक ऑफ स्लीप टाइप ऐसी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेटेंट को यूज करवा सकते हैं। गैस्ट्रिक कॉन्स्टिपेशन है तो एंजिपाक्सिल यूज करा दीजिए। अकेला जी। गैस्ट्रिक है तो एपिजैब यूज करवाइए। और ओल्ड एज है तो उसमें आपको कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे ही। इसका क्या सर, D5 से चालू रखूँ? GD5 से कीजिए सर स्टार्ट। कितना दिन, एक एक 1.5 महीने? नहीं, पहले आप उनको 2 हफ्ते के लिए दीजिए, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते जो भी आप पहला ट्रीटमेंट देते हैं वो दीजिए। उसके बाद वो आपको आगे किस रिपोर्ट में आते हैं तो थोड़ा बताइएगा। ओके, नहीं अभी सर D5 में दिया हूँ तो आराम है थोड़ा सा। जी आराम है तो इसको अभी 1 महीने चालू रखो, उसको D4 चला जाऊँ क्या?
बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, जी, और यही दिया वो सर। लिंक आपने मेरे साथ शेयर किया, उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैंने एक बार मेरे ख्याल से शेयर किया हुआ था सर। हाँ, जी जी, तो उसमें आपने मेरे साथ कुछ कंडीशंस और भी शेयर किए थे सर उसमें ना। चलिए हाँ कोई इशू मेरे नहीं है, जो आपको जिस चीज में आपको रिजल्ट आना शुरू हुआ है उसको हम एकदम से नहीं बदलवाएंगे। एक सर, ट्रीटमेंट। डोज क्या चालू रखूँ सर इसका? अच्छा, ये आपने अभी लास्ट में जो डिस्कस किया था कि पेन थी उनको, फिर उसके बाद वो चेंज हो गया, फिर वो 1-1.5 महीने के बाद आए हैं, वो पेशेंट तो नहीं है ये? नहीं सर, ये न्यू पेशेंट है। ओके ठीक है। न्यू तो ये सर डोज 10 ड्रॉप मैंने चालू रखा था हाँ D5 कोई में, इशू तो नहीं, ऐसे ही टेंडर चालू रखो रखिए। सर। जी हाँ, जी वही चालू रखो। और जी, उसके बाद 1-1.5 महीने के बाद फिर डायरेक्शन D4 चेंज में। कर दीजिएगा। हाँ, ओके ओके। और जी सर ये लगाने के लिए वही ऑर्थो चालू रखूँ? जी, उस दिन अपने क्या बता रहे थे, जैसे कि तेल, गरम गरम तेल, तेल का अंदर। थोड़ा हाँ सा बिल्कुल गर्म नहीं होने पर हल्का सा गर्म कर लेना उस तेल को। हाँ। तो जितना उस पर्सन की बॉडी पे यूज होना है वो तेल, उसको आप गर्म उतना गर्म कर लीजिए। उसके अंदर जो हमारा तेल है वो 2 से 3 ml तेल को मिक्स कर लीजिए अच्छे से, फिर उसका मसाज करवाइए। ओके। अरे ये ऑर्थो कौन सा केस में, और गाउट कौन सा केस में, ऐसे कुछ बताया था? जी नील। सर, अगर मान लीजिए हाँ कि आपका पेन जो है वो ज्यादा है, हाँ और पेन सिंपल पेन कंडीशन है, तो जी। ऑर्थ्रो। और साथ में अगर लगता है कि जॉइंट्स या फिर उनको कसावट भी लग रही है अपनी बॉडी के अंदर, कसापन लग रहा है, तो उसमें आप हम्म। चेंज कर सकते हैं। सॉरी, वेट अ मोमेंट प्लीज। हाँ, ओके ओके। हेलो 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 हेलो। थोड़ा सा लाइन पे रहिए सर, लाइन पे रहिए, सर का फोन आया हुआ है। सॉरी, थोड़ा सा कंसल्टेंसी का था। जी, हाँ जी सर, बोलिए तो सर। हाँ वही वही बताओ तो। फिर वही ऑर्थो सिंपल पेन के लिए, और गाउट जो है जकड़न सूजन इसके हाँ, लिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि उसमें टेंशन है, मसल टेंशन है या फिर जॉइंट टेंशन है, तो वहाँ पे हम्म। आप गाउट का यूज करवा सकते हैं। और जैसे साइटिका का जो पेन है नर्व का, तो जी, उसमें कौन सा ऑर्थो क्या आर्थ्रो यूज गाउट करें, कौन सा? आर्थ्रो यूज करें, आर्थ्रो ऑयल। ओके ओके ओके, जी साइटिका के लिए। जी 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 थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हेलो जी हेलो। सर। मैं जो स्क्रीन के लिए भेजा था सर, उसका कोई रिक्वायरमेंट जवाब नहीं आया सर। सर आपने कितने कब भेजा था ये? ये करीबन हफ्ता दिन हो गया सर। वीडियो बनाकर भेजा था और फोटो भी भेजा था, कि मैं बोला कि मैं थोड़ा सीनियर से बात करके आपको मैं इसका ट्रीटमेंट का एडवाइस करता हूँ। जो मैं बोला था ना कि इसको सिरोसिस का प्रॉब्लम है, फुल बॉडी में था उसको, चेस्ट को नीचे पूरे बॉडी में। हेलो हेलो हेलो। जी जी जी, आपकी हाँ। आवाज आ जी, रही है सर। आवाज आ रही है? हेलो हेलो। विनोद सर, मुझे जितना याद है शायद से हमने ना उसको इवनिंग में डिस्कस किया था। आपने बोला था कि आपको लगता है सोराइसिस कंडीशन है, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसको S5C5 वाला फॉर्मूला एक बार यूज करके देख लीजिए। S5L1BE C5N1GE, सॉरी C5R1GE, आप इसको यूज करके देख लीजिए। हफ्ता 2 हफ्ता दीजिए इसको, लाइटर टू लाइटर में बनाना है। उसके बाद आप इसको आगे यूज करवा सकते हैं। सर इसमें C17 और वाई का रिपीट डोज करेंगे या लाइटर में सर, तो बहुत अच्छा रिजल्ट अभी प्राप्त हो रही है सर। सोराइसिस जी में जी या किसी चीज में सर, रिंग बर्न में वगैरह में बहुत जी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं सर। तो जी साथ में लिबोमिन एसपी वो साथ में कर देंगे साथ, तो और अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो जाएगी सर। जी सर। सनम जी, मेरे पास ना एक पेशेंट है, वो डायबिटिक फिट का पेशेंट है एक्चुअली। जी हेलो। उसको मैं बोलिए। पिछले 4 महीने से मेडिसिन खिला रहा हूँ। S1WE D6 में R1 R18 और ग्रीन ऑइंटमेंट अप्लाई करवा रहा हूँ उसमें। हाँ जी।
मैंने 2 महीने D6 में दिया, रिलीफ नहीं आया, तो फिर मैं डॉक्टर महेश से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसे आप D5 में दे दीजिए। मैंने फिर D5 में भी दिया। आज उसकी सिचुएशन ये हो गई कि पहले तो उसके पैर में केवल एक वूंड था, जी। आज उसके पैर में 3 वूंड हो गए हैं सर, और पैर में सूजन बहुत आ रही है। आपने इसको डायबिटीज का ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया सर पहले? डायबिटीज के लिए तो वो मेडिसिन ले रहा है, और डायबिटीज कंट्रोल भी है उसका। नहीं सर, डायबिटीज कंट्रोल है या मेडिसिन ले रहा है, पर कारण तो उसका डायबिटीज ही है ना। वो जी। गैंग्रीन से अब वो गैंग्रीन की तरफ को बढ़ते जा रहा है, पर कल को गैंग्रीन कंडीशन में बढ़ सकता है ना। हाँ जी, हाँ जी। जी जी जी, पर इसमें आपको उसको पहले डायबिटीज का ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो अगर सजेस्ट मेडिसिन के करेंगे चलने सर? से चलने दीजिए। जी सर, बुक वाला फॉर्मूला दीजिए, आप उसको D5 में देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है सर। एवरी वीक, एवरी 2 वीक पे उसका आप अपडेट लीजिए। जी। क्या, और डेफिनेटली जब आप उसको डायबिटीज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तभी वो आपका पेशेंट जो रिकवरी के अंदर आएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सर, जो जी आपने मैम। अभी सोरायसिस डोज देना है सो सर, D6 में बना के देना है। मैम आप किसकी बात कर रहे हैं? किसकी पेशेंट की बात कर रही हूँ? ये आप डायबिटीज वाले पेशेंट की बात कर रहे हैं मैम, या स्किन की? नहीं सर, अभी आपने बोला था ना सर, सोरायसिस के पेशेंट मतलब स्किन के पेशेंट के लिए लाइटर जी टू जी जी लाइटर डोज देना है, उसके लिए बोल जी रहे हैं। मैम, उसमें आपको जो शुरू में स्टार्ट करना होता है ना, उसमें आपको एवरी मेडिसिन के सिंगल ड्रॉप डाल के देना है उसको 2 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद जब वो आता है, अगर मान लीजिए उसके 5% 10% रिलीफ है, तो आप उसको सिंगल ड्रॉप को 3 ड्रॉप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद उसको आप और बढ़ा दीजिए, उसको 5 ड्रॉप कर दीजिए। इस तरह से अराउंड 3 मंथ के बाद आप उसको जो उसके डाइल्यूशन ड्रॉप के ऊपर लेके आ सकते हैं। बेसिक जैसे मान लीजिए 10 ड्रॉप हो जाता है वो, है ना। पर पहले जो उसको यूज करना है वो सिंगल ड्रॉप से स्टार्ट करवाना है स्किन तो वाले पेशेंट में। D6 में देना है क्या सर? मैम ये उससे भी लाइटर हो गया मैम ये। जी सर। देखिए, आप एक इसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो आप उसको D5 में बना D6 में बना के दे दीजिए और उसको 1 बूंद पिलाइए, ठीक है। पर उसमें भी कई बार बहुत ज्यादा जल्दी से पेशेंट किस चीज पे टूटता है, किस चीज पे घबराता है, जब उसको लगता है कि उसकी कंडीशन ज्यादा खराब होने लगी है, ठीक है। अब आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा, सर का एक स्किन का पेशेंट था। तो जब उसने अपनी जब जर्नी बताई ट्रीटमेंट की, तो उसने बताया कि शुरू के 3 महीनों से ऐसा लगा कि उसकी बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पर उसके बावजूद भी वो ट्रीटमेंट ले रहा था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था जिससे वो प्रभावित होकर आया था, उस पर्सन की कंडीशन उससे भी ज्यादा खराब थी, है ना। तो या तो पेशेंट आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, तो फिर आप उसको शुरू में D5 दे दीजिए। उसको पता है कि उसको बेयर करना पड़ेगा, अगले 1 डेढ़ महीने 2 महीने उसको सहने पड़ेगी वो चीज, तो उसको रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। नहीं तो उसमें जब आपको पेशेंट को कन्विंस करके चलना है, तो उसमें सिंपल सा तरीका है, सिंगल ड्रॉप का डाइल्यूशन बना के दीजिए पहले। नेक्स्ट जब वो आता है आपके पास, वो क्या रिपोर्ट लेकर आता है, उसके बेस पे आप उसके जो ड्रॉप्स है वो बढ़ाते जाइए, उसको नॉर्मल डाइल्यूशन की तरफ को लेकर आइए। क्योंकि आप ये बात भी 100% प्रूवन है कि आप उसको फुली क्योर बिना डाइल्यूशन फॉलो किए नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डॉक्टर रामकृष्ण अग्रवाल जी का हैंड रेज है। क्या कोई क्वेश्चन है सर आपका? हाँ सर, सर जी मेरे पास भी कुछ पेशेंट है जिनको फंगल इन्फेक्शन है और बहुत ज्यादा इचिंग है सर। तो जी तो उसको किस तरीके का कॉम्बिनेशन मिल सकता है सर? अभी सर, मेरे पास अब मैं आपको एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ। ये आप इन जनरल भी हर कोई जान सकता है इस चीज को, कि जब आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, खासकर स्किन के या ऐसी पेशेंट को देना जिसमें आपको बीमारी का कारण नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। फंगल स्किन का इन्फेक्शन प्रॉब्लम है आप सर। नहीं सर, वो तो आखिर में शरीर के ऊपर बन रहा है ना। फंगल इन्फेक्शन आपका बैड लिवर हेल्थ की वजह से भी बन सकता है, फंगल इन्फेक्शन आपका बैड किडनी हेल्थ की वजह से बन सकता है, फंगल इन्फेक्शन आपका बैड प्लूरल हेल्थ की वजह से बन सकता है ना। ओके ओके। आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? जी तो जी, बस समझ आपको इसलिए जब पहली बार वो आता है ना, आप अगर मान लीजिए टेस्ट करवाना है तो उसका KFT LFT CBC करवा लीजिए। अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका होता है उसका एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, होल बॉडी एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस का। ठीक है सर। अगर मान लीजिए उसमें कोई गड़बड़ निकल के आती है,
तो हम उस चीज को पहले ट्रीट करेंगे। और मैं आपको ये भी बोल सकता हूँ कि 80% टाइम पे उसको या तो किडनी के रिगार्डिंग कोई गड़बड़ निकल के आएगी या फिर आपको लिवर के रिगार्डिंग कोई गड़बड़ निकल के आएगी। इसलिए जो बेसिक फॉर्मूला है स्किन का वो है S5 और C5। पर अगर मान लीजिए वहीं पे वो पेशेंट जो है वो किडनी की वजह से खराब चल रहा हो तो फिर S5 C5 वर्क नहीं करने वाला ना उस तरह से। तो वहां पे तो आपको पहले S6 एंड C6 करना पड़ेगा। ओके तो वो आप हम कैसे गैस करेंगे? अगर तो मान लीजिए हमारा डायग्नोज कंफर्म है, पल्स डायग्नोसिस या टेम्परामेंट डायग्नोसिस कंफर्म है, उसके बेस पे भी हम उस चीज को स्टार्ट करवा सकते हैं। पर फिर वही है कि उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंट को कन्विंस करना पड़ेगा। अब एक बार पेशेंट रिपोर्ट करके आ गया, उसकी रिपोर्ट में दिक्कत आ गई, तो वो भी फिर शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, उसको मालूम पड़ जाता है कि भाई इसको दिक्कत है ना। जी सर। तो मेन आपका जो फॉर्मूला है वो डिसाइड होगा बेसिक कंडीशन के ऊपर। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो जी थैंक यू मेनली सर ये 3 कारण होते हैं क्या ये स्किन इन्फेक्शन के लिए? आइदर किडनी का प्रॉब्लम है सर। या बेसिकली फिर ये तीन बेस जी बेसिकली आप जब देखेंगे तो बैड जीआईटी हेल्थ जिसके अंदर लिवर अफेक्टेड होता है, या बैड किडनी हेल्थ जिसके अंदर आपका नेफ्राइटिस या फिर आपका क्रोनिक किडनी डिजीज की तरफ को जा रही है चीज तब हो रहा है, या फिर आपका जो आपका जैसे कि किसी को सांस की या फिर चेस्ट की कोई दिक्कत है, लंबे समय से दिक्कत चल रही है। प्रॉब्लम्स। जी जी जी। तो उसके अंदर वो आपका ये 3 तरह की कंडीशन में आपको इसके अंदर आपको चेस्ट के मतलब जो स्किन के जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, ठीक है। जब पेशेंट आपके पास आता है उसमें क्वेश्चन पूछेंगे ना। आज जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर है हमारा वो उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसके अंदर हम वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज कि आपको पेशेंट से क्या क्या बातें जाननी है और ये बातें आपको क्या चीज बताने वाली है ना। जी सर, ठीक है सर। तो आज हमारा क्योंकि अब टेम्परामेंट डायग्नोसिस चल रहा है तो उसके अंदर भी थोड़ा सा इंक्लूड होगा। देखिए आप पेशेंट को कन्विंस कर सकते हैं बता के कि क्या उसकी दिक्कत है, क्या उसकी बीमारी है, वो आप उसको बता के भी कर सकते हैं। पर अगर आप सर उसकी कोई रिपोर्ट जी जी एक क्वेश्चन है जी ब्लेनाइटिस के केसेस में कौन सा इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगा? सर सॉरी इसको आप थोड़ा सा नॉर्मल उसमें बोलेंगे ब्लेनाइटिस मींस ब्लेनाइटिस बोले तो अल्सर ऑफ पेनिस, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस। जी 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 ठीक है। उसमें आप S6 और C3 का यूज करवाएं पहले एक बार। जी किस जी टाइप? और C6 जी जैसे मान किस लीजिए टाइप? एक फॉर्मूला बनाइए, जैसे S6A2 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, C6 वर्वन ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह से आप एक फॉर्मूला बनाइए। एक आप C17W का फॉर्मूला बनाइए, इस चीज को आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करवाइए। अब इसमें फॉर एग्जांपल अब अगर हम देखा जाए हमने किस बेस पे चीज को डिसाइड किया, एक S6 को हमने डिसाइड किया क्योंकि वो आपका यूरोजेनिटल पार्ट के लिए भी अच्छा वर्क करता है, और C3 को हमने किया क्योंकि मेल वो आपका ग्लैंडुलर बेस के लिए अच्छा वर्क करता है ना। जी तो इस सोच के ऊपर आप फॉर्मूला बनाएंगे। L1 को इसलिए किया क्योंकि सिस्ट टाइप कंडीशन बन रही है, बैड लिम्फ हो रहा है। जी 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 तो इस तरह से आप सोचिए एक स्टेटमेंट बना सकते हैं। अच्छा अच्छा जी ठीक है। कोई टेस्ट वगैरह भी इसका परफॉर्म कर सकते हैं क्या, जैसे सर VDRS या HIV? इसमें जी हाँ ये जो आपका STD के रिगार्डिंग कोई टेस्ट अगर आपको करवाना है तो उसमें आप थोड़ा सा हिस्ट्री ले सकते हैं उनकी, और वो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि वो बाकी ऐसा क्रोनिक पर्सन क्योंकि जो इस तरह का पर्सन होता है वो आपके पास पहली बार में तो आ नहीं रहा है ना, वो कहीं जी ना जी कहीं पे बड़ा ट्रीटमेंट लेकर आ ही रहा है। तो हालांकि उसके वो उसके में कुछ जी दिन जी लगभग लगभग उनका जो है 2-3 महीना से कुछ ज्यादा वर्स कंडीशन है। सर इससे पहले उन्होंने ट्रीटमेंट लिया था एक बार, लेकिन नॉर्मल जो जी फ्लोक्सासिन वगैरह वो एलोपैथ ट्रीटमेंट लिया था। इसके बाद जो है उनका कंडीशन जो है वो ठीक था। इसके बाद देन जी अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में है, तो प्रेजेंट कंडीशन में उनका जी बहुत ज़्यादा वर्स हो गया, इतना काफ़ी वर्स हो गया है कि मतलब उस पर जो जैसे होता है ना नेक्रोटिक नेक्रोटिक टिश्यू जी जो जी है जी वो डेवलप होना शुरू हो जी गया है। तो उसके लिए हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या किया जाए और किस बिहाफ पे जो है उसको। जी। जो आपसे स्टार्ट करो जो मैंने आपसे शेयर किया ना आप उसको D5 में देना शुरू कीजिए एक बार, अच्छा अच्छा और डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिलेगा। जी 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 जी, क्योंकि अराउंड अभी मैंने भी कुछ पेशेंट में किया है इस चीज को, मतलब मेरे साथ भी कुछ पेशेंट आए हैं ऐसे डिस्कस हुए हैं पास्ट में, जी जी तो जी जी उसमें रिकवरी हो जाती है उसकी।
जी ओके सर, जी थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। और इसमें अपना जो कुछ जो पेटेंट है उसमें कुछ यूज कर सकते हैं या? एक एल्कोलिन और एक R27 जो है उसका लाइटर डोज बना के आप उसमें देना शुरू करेंगे। टैबलेट में आप उनको 5 नंबर, 11 नंबर और 18 नंबर देंगे। जी एल्कोलिन सिरप, R27 ड्रॉप्स जी और टैबलेट 5, 11 एंड 18 नंबर। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो डाइल्यूशन मेकिंग का था वो हमने एक दूसरे से जब डिस्कस किया तो जो आपको बताया गया उससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इस कॉन्सेप्ट के बेस के ऊपर आप डाइल्यूशन मेकिंग कर सकते हैं। और अब हम अपने जो हमारा आज का लेक्चर है उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ को चलेंगे, जो कि है टेम्परामेंट डायग्नोसिस। उसका लास्ट में हमारा जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है उसको कवर करने के लिए डॉक्टर शुभम जी उसको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट है हमारा अब इसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, आपसे शेयर करेंगे कि इन पॉइंट्स को देखकर आप एक अंदाजा लगाते हैं कि पर्सन का क्या टेम्परामेंट है, उसकी क्या हैबिट्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। हम आज एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आज सिर्फ हम आपको पॉइंट्स लिखवाएंगे। तो आप इस पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। जिनके पास बुक है तो पेज नंबर 29 पे चले जाइए, तो हिंदी में देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 33 पे चले जाइए तो इंग्लिश में देखने को मिलेगा। पेज नंबर 29, पेज नंबर 33। ओके, ठीक है। तो जो अभी ये 15 पॉइंट आपसे बताए जाएंगे, इसमें टोटल 15 पॉइंट्स हैं। ये जो ये 15 पॉइंट आपको बताए जाएंगे, ये आपको पेशेंट से क्वेश्चन के रूप में पूछने हैं, सवाल के रूप में पूछने हैं और ऑब्जर्वेशन करनी है। उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आपको देखना पड़ेगा पेशेंट के अंदर, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप उससे पूछ के सामने निकाल लेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। अगर मेरी आवाज टूटेगी तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। जी सर, टूट रही है आवाज सर। अभी भी टूट रही है सर? नहीं, अभी ठीक आ रहा है सर। बीच में अगर नहीं आता है तो फिर आपको बताएंगे। जी सर, प्लीज बोल दीजिएगा मुझे। जी बिल्कुल, ठीक है। तो अभी हम 15 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे कुछ ये पॉइंट्स शेयर करूंगा, आप इसको नोट डाउन कीजिएगा और आज जब लेक्चर ओवर हो जाएगा उसके बाद इन पॉइंट्स को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा कि किस तरह की बातें आपको बता रहा है या आपको इससे क्या समझ आता है। हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे आज, सिर्फ पॉइंट्स को शेयर करेंगे। जो आपको टेम्परामेंट डायग्नोसिस करने के लिए इन 15 पॉइंट का ध्यान रखना है। ये पॉइंट्स जो हैं ऑब्जर्वेशंस हैं और साथ में ये पॉइंट्स जो हैं आपके जो क्वेश्चन टू आस्क है कि पेशेंट से आपको इन चीज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा चलने के ढंग से, बाय द वे ऑफ वॉकिंग। आप पेशेंट का टेम्परामेंट कैसे चेक करेंगे, डिसाइड करेंगे उसके चलने के ढंग से। सेकंड है बोलने के ढंग से। इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको उससे क्या चीजें पूछनी है। बोलने का ढंग मतलब जब वो अपनी बात करता है तो वो किस तरह से करता है। इन जर्नल में आपके पास आया तब भी आप जज कर सकते हैं, पर उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन क्या है वो जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें आएंगे उसमें आपसे शेयर किया जाएगा, पर आपको किस चीज का बताना है, आपको बोलने के ढंग से। थर्ड है हमारा व्यवहार करने के ढंग से, कि वो कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं।
वो कैसे उनके साथ आगे इन जनरल में वो लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वो जल्दी चिढ़ जाते हैं, क्या उनको ज्यादा बात करना पसंद है, कम बात करना पसंद है, इस तरह से व्यवहार करने के ढंग से। फोर्थ पॉइंट है हमारा खाने पीने के ढंग से, कि उनका खाने और पीने का क्या तरीका है, मसालेदार, कम मसालेदार, तीखा, कम तीखा, वेज, नॉन वेज। तो खाने पीने के ढंग से आपको मालूम पड़ेगा कि उसका टेम्परामेंट क्या है, और उससे आपको क्लियर होगा कि उसकी बीमारी किस तरफ हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा सुनने सुनाने के ढंग से, कि वो जब कोई उनसे बात करता है तो क्या वो पेशेंटली सुन सकते हैं, क्या बीच में उसको इंटरप्ट कर देते हैं सुनाने वाले को, क्या जब वो बात कर रहे होते हैं तो क्या वो आराम से बात कर रहे हैं और या जल्दी जल्दी बात करते हैं, या फिर अगर कोई उनको टोक दे तो उनका क्या रिएक्शन रहता है। इस तरह के आप में उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो किस कंडीशन में वो कौन सा टेम्परामेंट का है वो भी आपसे जो नेक्स्ट लेक्चर हमारे आएंगे उसके अंदर शेयर किया जाएगा। सिक्स्थ है हमारा व्याख्यान करने के ढंग से, मतलब एक्सप्लेन करने के ढंग से। वो जब कोई चीज को एक्सप्लेन करना होता है उनको, तो वो उसे किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, क्या उसे जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करके खत्म कर देते हैं, या पॉइंट वाइज पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट में उनको लगता है कि ये इसमें मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करने लग पड़े। तो इस तरह से उनकी कई बार बात अधूरी रह जाती है। या कोई पर्सन होता है जो बोलने वाला होता है, वो पॉइंट के मेन आपको पॉइंट्स बताएगा, और वो इस तरह से बताएगा कि हाँ भाई सामने वाले को और कुछ समझ आना है, पर इतना समझ आ जाए कि पॉइंट्स थे क्या। तो इस तरह से उसके बाय द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन व्याख्यान करने के ढंग से। उसके बाद हाथ पांव और शरीर की बनावट, हाथ पांव और शरीर की बनावट के ढंग से उसमें आपको पता चलेगा कि पेशेंट जो उस पर्सन की जो हाथ पांव और शरीर की बनावट जो है, उससे आपको आप अंदाजा लगाएंगे कि क्या ये लिम्फेटिक या संगवाइन है, या मिक्स में है तो किसकी डोमिनेंसी में है। फिर काम करने के ढंग से, कि जब वो कोई काम करते हैं तो क्या वो किस तरह से वो करते हैं उस काम को। ये है हमारा 8th पॉइंट। 9th पॉइंट है काम कराने के ढंग से, कि जब उन्हें किसी से कोई काम करवाना हो तो क्या वो किस तरह से करवाते हैं, सख्ती से करवाते हैं, नरमी से करवाते हैं। अगर बोला जाए तो क्या वो मीठा उनके सामने वाले के साथ मीठा पेश आके अपने काम को निकलवाने में क्या वो सक्षम है। अगर मान लीजिए या कोई इन्फोर्सर है कि उसको पता है ये काम निकलवाना है, तो पूरे दृढ़ता से पूरे एज ए जैसे एक आर्मी में पेश आता है उस तरह से वो काम निकलवा रहा है, तो उसमें कौन सा वो टेम्परामेंट है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। आज सिर्फ आपको इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। काम कराने के ढंग से, काम करवा करने के ढंग से, काम करवाने के ढंग से, फिर काम करने की इच्छाओं के ढंग से, कि जब उनको कोई काम दिया जाता है क्या उसे वो एकदम से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मान लीजिए उनको डेडलाइन दे दी गई कि परसों तक आपको करना है, तो वो अगले 3 दिन लगा के उसको काम को करने वाले हैं, या आज ही उस काम को खत्म कर लेंगे, या ऐसा करेंगे कि उनको पता है कि परसों डेडलाइन है, तो परसों जब वो डेडलाइन आने वाली होगी उससे पहले उनको पता है उस काम को कर सकते, तो उसको उस समय वो करेंगे। तो उनके काम करने की इच्छाओं के ढंग से। फिर सोने जागने के ढंग से, उनकी नींद का क्या पैटर्न है, क्या जब वो सुबह जागते हैं तो चिड़चिड़ा होकर जागते हैं या फ्रेश होकर जागते हैं। अगर कोई उन्हें एकदम से नींद से उठा दे तो क्या उन्हें गुस्सा आता है या नॉर्मल बिहेव करते हैं। इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उसके ढंग से। फिर पहनने के ढंग से, कपड़े कैसे पहनते हैं वो, क्या उन्हें बनने सवर के अच्छे कपड़े पहनने का एक शौक है, या अच्छी तरह से ड्रेसअप होके वो रहना पसंद करते हैं, या नॉर्मल किसी भी तरह का कोई उनको बस उनको कपड़ा डालने के लिए होना चाहिए। तो इस तरह के कपड़े पहनने के ढंग से। फिर घूमने फिरने के ढंग से, क्या उन्हें ज्यादा घूमना पसंद है, कम घूमना पसंद है, घूमते हैं तो क्या थक जाते हैं पर एक्साइटेड रहते हैं, घूमते हैं थकते नहीं है पर उनको एक्साइटमेंट नहीं आती है, कुछ भी नया देख रहे तो ज्यादा वो रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह के बेसिस के ढंग से। लास्ट है हमारा प्रगति करने के ढंग से, मतलब प्रोग्रेस करने के ढंग से, कि उनकी इन जनरल जो प्रोग्रेस है वो कैसी रहती है, किस तरह से वो प्रोग्रेस करते हैं। कोई मान लीजिए उनको पता है कि अगले लाइफ का वो गोल बना के चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल बनाया है, लॉन्ग टर्म गोल बनाया है, या फिर उनको ऐसा है कि जब मौका मिलेगा उस समय उस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उनके एक जो किस तरह से वो अपने लाइफ में अचीवमेंट्स को गेन करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या वो जोर आजमाइश कर रहे हैं, किस तरह से वो उसको कर रहे हैं उसके ढंग से। लास्ट है हमारा सोच विचार के ढंग से, कि सोचने समझने के तरीके के ढंग से।
तो ये है हमारे मेन 15 पॉइंट है। इनके ऊपर ही डिस्कस करके इन्हीं क्वेश्चंस को आप पूछ के पेशेंट का टेम्परामेंट डायग्नोसिस बनाते हैं। एक बार मैं इन 15 पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगा, किसी का कोई मिस हुआ तो उसको नोट डाउन कर सकता है, उसके बाद उनके क्वेश्चन ले सकते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है चलने के ढंग से, सेकंड पॉइंट है बोलने के ढंग से, थर्ड पॉइंट है व्यवहार करने के ढंग से, फोर्थ पॉइंट है खाने पीने के ढंग से, फिफ्थ पॉइंट है सुनने सुनाने के ढंग से, सिक्स्थ पॉइंट है व्याख्यान करने के ढंग से, सेवंथ पॉइंट है हाथ पांव और शरीर की बनावट के ढंग से, एट्थ पॉइंट है काम करने के ढंग से, नाइन्थ पॉइंट है काम करवाने के ढंग से, 10th पॉइंट है काम करने की इच्छाओं के ढंग से, 11th पॉइंट है सोने जागने के ढंग से, 12th पॉइंट है पहरावे के ढंग से, उनके कपड़े पहनने के तरीके के ढंग से, 13th पॉइंट है घूमने फिरने के ढंग से, 14th पॉइंट है प्रगति करने के ढंग से, मतलब प्रोग्रेस करने के ढंग से, और 15th पॉइंट है सोच विचार के ढंग से। जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं या फिर बी पॉजिटिव वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं, ऑलवेज बी पॉजिटिव वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं, तो इस तरह के सोच विचार के ढंग से। तो ये 15 जो पॉइंट है ये आपको आगे चल के पेशेंट का डायग्नोज बनाने में मदद करते हैं। अगर अब आप इन आज इस लेक्चर के बाद जब ये खत्म हो जाता है, एक बार जरूर इन पॉइंट्स को दोबारा पढ़िएगा। आप पाएंगे कि ये एक जर्नल ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स हैं, तो उसमें आपको किस तरह से जर्नल ऑब्जर्वेशन करनी है, क्या उसका कंक्लूजन आपको करना है, तो उसके ऊपर आप उसमें अपना आगे ट्रीटमेंट का जो डायग्नोसिस है वो क्रिएट करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको डायग्नोसिस बनाना है। तो इसी के साथ जो हमारा डायग्नोसिस का जो पार्ट था उसको हम कंप्लीट कर, जो आज का जो पार्ट था उसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लीज। सर इसमें एक चीज बता दीजिएगा कि जैसे मान लिया जाए कि खाने के ढंग से, चलने के ढंग से और उसका फेशियल एक्सप्रेशन से या उसका शरीर के बनावट से, तो इसमें ये भी डिफाइन कर दीजिएगा कि सर जैसे मान लीजिए खाना खा रहा है तो कोई आदमी, मैक्सिमम केसेज में तो लोग जो है वो सर्वाहारी होते हैं, लगभग लगभग सब कुछ खाते हैं, मांस मछली भी खाते हैं और वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। तो अगर वो ये बोल जी रहा है कि नहीं वेजिटेरियन हम वेज, मतलब सबसे ज्यादा मेरा चॉइस जो है वो वेजिटेरियन है, तो उस जी कंडीशन में कौन सा टेम्परामेंट में आएगा? और एक कहता है कि जो नहीं हम दोनों लगभग लगभग वो दोनों बराबर में खाते हैं, तो वो कौन सा में आ जाएगा? इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जी इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, पर आज ही अगर मुझे इसके ऊपर अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना है तो ये रहेगा, दो टेम्परामेंट मेन होते हैं, लिम्फेटिक एंड सैंग्वाइन, पर इंडिया में आपको तीसरे टेम्परामेंट के पर्सन मिलते हैं जो कि होते हैं मिक्स्ड। तो मिक्स्ड जो टेम्परामेंट का पर्सन होता है वो आपको लिम्फेटिक के भी शो करता है और सैंग्वाइन के भी शो करता है। तो जैसा कि आपने बताया कि मैक्सिमम पर्सन जो था वो दोनों चीजें खा लेते हैं, तो उसमें जो उसके कोई पर्सन होगा जो बोलेगा कि उसको चटपट नॉन वेज तो पसंद है पर कम तीखा पसंद है, कई बोलेगा उसे नॉन वेज पसंद है पर ज्यादा तीखा पसंद है। इस तरह से जो आपके जवाब का जो क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो आपको जरूर मिलेगा सर उसमें, कि किस तरह से आप एलोकेट करें कि ये सैंग्वाइन है, लिम्फेटिक है, या मिक्स में लिम्फेटिक डोमिनेंट है या सैंग्वाइन डोमिनेंट है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शुभम से कि प्लीज वो अपने लेक्चर के साथ रेडी रहें। नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स में हम आपके लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एनीवन एल्स विद एनी क्वेश्चन? हेलो जी सर। जी सलीम जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर किसी बंदे को कोई बीमारी है, जी वो हमें दिख रही है कि इसको ये समस्या है, डायबिटीज ही है, तो क्या जी लिम्फेटिक में और सैंग्विन में और मिक्स कैटेगरी के अलग अलग बंदों में क्या फॉर्मूला अलग अलग बनेगा? सर सिर्फ सिस्टमिक रेमेडी चेंज होगी ना, जो हाँ, उसकी बेसिक रेमेडी है वो चेंज होगी। जैसे कि जी आपको बताया आपने पढ़ा भी होगा उसमें कि 3 जी, जो होती है वो हमारी मेन रेमेडीज होती हैं, जैसे S1, A2 एंड हम्म, आपका वर्बन,
सॉरी जो हमारी टेम्परामेंट बेस्ड रेमेडीज होती हैं ना, जी तो उन रेमेडीज का आप इसमें यूज करते हैं और आप जी अपने पेशेंट को उस बेस पे करते हैं। जैसे S1 हो गया, A3 हो गया, और हमारा लास्ट जो है वो है F1, सॉरी। जो ये S1 है वो लिम्फेटिक पर्सन को आपकी देनी होगी। S1 जो है वो लिम्फेटिक के लिए है, जैसे हाँ A3 जो है वो संगवाइन के लिए है, और जी जो मिक्स टेम्परामेंट का है, चाहे वो आपका लिम्फेटिक डोमिनेंट है या फिर संगवाइन डोमिनेंट हो, उसमें एक आपका F1 का यूज होगा, और साथ में मान लीजिए आपको लगता है कि वो आपका लिम्फेटिक डोमिनेंट है तो उसमें आप S1 का यूज कर लेंगे, और अगर आपको लगता है कि संगवाइन डोमिनेंट है उसमें आप A3 का यूज कर लेंगे। A3 का यूज। जी, तो ये जो आपकी 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होती हैं, इनका आप इसमें यूज होता है सर मेन। जी जी हेलो सर। जी सर। हाँ, थोड़ा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस सटिका पर वो थोड़ा सा फोकस कर दें, जरा सा रिजल्ट नहीं मिल रहा हमको। सर देखिए, आप इसके रिगार्डिंग पे अभी शायद से अभी आपने जब वंदना मैम लेक्चर दे रहे हैं इतने दिन से, तो जब वो सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसमें आपने सुना होगा कई बार उसमें बताया गया है कि फीमेल को ऐसा लगता है कि साइटिका का सिम्टम है, फीमेल को ऐसा लगता है कि उसको दर्दों का सिम्टम है ना। तो ये जो आपका लंबर स्पॉन्डिलाइसिस एंड जो साइटिका है, ये बहुत ही ग्रे एरिया होता है। इसमें 80% जो पेशेंट होता है वो लंबर स्पॉन्डिलाइसिस और साइटिका का पेशेंट होता ही नहीं है। वो आपका या जो पर्सन मेल है तो मेल की किसी अदर बीमारी के कारण सिम्टम में होता है, या फीमेल जो थी उसकी अदर बीमारी के कारण में सिम्टम में होता है। तो इसमें सबसे पहले हम पेशेंट का डिटेल लेंगे, डिटेल्स के बाद उसका थोड़ा-सा हम जज करेंगे कि क्या ये इसको कोई अदर कंडीशन तो नहीं है जो इस चीज़ को क्रिएट कर सकती है। अगर वो कंडीशन है, तो पहले उसको क्योर करेंगे, और जब उसको क्योर करेंगे तो ऑटोमैटिकली वो उसकी लंबर स्पॉन्डिलाइसिस एंड साइटिका की जो कंडीशन है वो क्योरिंग में आ जाती है। एक बार माइक ऑन कीजिएगा प्लीज़। सर किसी को नंबर 1 L1 L2 में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, उसी के चलते नीचे पेन हो रहा है। जी, जी। देखिए, जो बेसिक जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके रिगार्डिंग ही आप उसमें करेंगे, है ना? जी। आप नर्वस सिस्टम के उसमें आपको एक्सरे रिपोर्ट बताता है सर कि वो जो है ना L2 L3 में वो जो है ना नर्व फंसा हुआ है, इंजर्ड है। जी, जी, जी। सर आखिर में एक्सरे जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो बताता है एक्सरे क्या की इंफॉर्मेशन होती है, विजुअलाइज इंफॉर्मेशन, ठीक है? उसमें वो आपका एक डायग्राम टाइप इंफॉर्मेशन होती है कि इसमें दबाव है, पर उसमें ये नहीं पता चलेगा ये दबाव क्यों है। वो दबाव नस का भी हो सकता है, वो उलझन नस की भी हो सकती है, पर अगर नस में दबाव आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आपका लीवर के फैटी होने की वजह से भी आ सकता है, वो किडनी की दिक्कत की वजह से भी आ सकता है दबाव। तो इस तरह के मल्टीपल कंडीशन होते हैं जिसके अंदर जिसकी वजह से वो आपको दबाव आ सकता है। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, मान लीजिए फीमेल है और अगर उसमें हार्मोनल डिसबैलेंस है, तो उसका मतलब फिर चाहे उसको सर्वाइकल की स्पॉन्डिलोसिस की या किसी भी तरह की उसको नर्वस बेस्ड कंडीशन है, तो उसका पहले आपको हार्मोनल डिसबैलेंस का ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तभी उसकी वो कंडीशन नॉर्मल की तरफ को आएगी। अदरवाइज आप जो मर्जी ट्रीटमेंट कर लीजिए उसमें नहीं आएगी। और अगर मेल है और उसको ये दिक्कत है, तो उसमें आपको पहले लिवर बेस का ट्रीटमेंट या किडनी बेस का ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा, तभी आपका वो चीज कवर में आएगी। तो इसलिए उसके थोड़े से सिम्टम और उसकी जानकारी लेके, उसकी रिपोर्ट्स की जानकारी लेके हम फिर आगे इसमें डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या ट्रीटमेंट देना है सर। जी, इसलिए पेशेंट को इसमें इस तरह के केसेस में पेशेंट को डिस्कस करना मेन होता है सर। बेसिक फॉर्मूला तो आपको बुक में दिया गया है, आप उसको दे दीजिए, कुछ समय के लिए आराम आएगा एलोपैथी की तरह, और उसके बाद वो भी टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज शशि सौरभ सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी। सर एक पेशेंट है, डायबिटिक है वो जी। अपना सर बुक वाला फार्मूला देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है जी। और अपना R32 देते हैं सर, तो उनको लूज मोशन जैसे ही पीते हैं और 10 से 20 मिनट बाद उनको लूज मोशन कई बार होने लगता है। जी। R30 और R32 और R30 एक साथ देते हैं आप उसमें? नहीं नहीं सर, मैं नहीं एक साथ नहीं देता हूँ। R30 को मैंने रोक दिया, मैंने कहा नहीं, आप R30 ओनली और R32 नहीं, उसमें आपको R30 और
उसमें आपको R30 और R32 को एक साथ यूज करना चाहिए। ओ और एक इसमें साथ। आप डायबिटीज का ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं कितने समय से दे रहे हैं उनको? सर फर्स्ट टाइम उनको डेल्यूशन बना के दिए, बुक में जो दिया गया है, जी बिफोर मील आफ्टर मील। तो जी फिर उनको लगा कि बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो मैंने पानी की मात्रा बढ़ा दिया, आधा ग्लास में किया। जी फिर भी उनको सर बहुत ज्यादा एसिडिटी बनता था। ओके। तो एट क्योंकि ए टाइम देखिए सर अभी अभी इसको हम कर सकते हैं थोड़ा सा, इसमें हम कर सकते हैं, इसमें आपको उसका पानी का क्वांटिटी भी थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा करना पड़ेगा, पानी की क्वांटिटी और कम करनी पड़ेगी। आधा गिलास पानी आप उसको जी कम से कम तो 15 मिनट क्या 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले पिलाइए, ठीक है। इस तरह जी से आपको उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। और सेकंड चीज ये जी है कि वो अदर एलोपैथिक रेमेडी ले रहे हैं ना अभी भी? नहीं सर, एलोपैथी पे उनको मैंने कभी नहीं रखा था, आयुर्वेदा पे रखा था। तो जब नहीं, से मैं इधर इलेक्ट्रो ओके में अपना आया तो यही देने लगा। जी सॉरी सॉरी, कोई इशू नहीं है। आप इसमें ना थोड़ा सा उनका जो ट्रीटमेंट है उसको लाइटर डोज पे लेके जाइएगा और टाइमिंग बढ़ा दीजिएगा, ठीक है सर। जो बिफोर मिल आफ्टर मिल की है। और जी उनको बोलिएगा, देखिए आपको इसको कम से कम तो 15 दिन 14 दिन तो आपको, 21 दिन तो आपको ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा। 21 दिन के अंदर वो सारी चीजें जो है रोटेशन के अंदर आएगी। फिर इस दौरान जी में जी आप उसका एक बार डाइल्यूशन बेशक मतलब डोज को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। डायरेक्ट ऑन टंग भी आप जी इसमें स्टार्ट करवा सकते हैं 2 से 3 बूंदों के साथ। अगर किसी को ज्यादा गैस्ट्रिक हो रही है जी तो उसको डायरेक्ट ऑन टंग करवा दीजिए शुरू के लिए, पर 2 से 3 दिन के बाद उसको पानी के साथ जी देना शुरू करवा देंगे आप। जी ठीक है सर। जी जी। और ठीक है आप एक सर, काम और थैंक। कर सकते हैं कि उनको कुछ समय के लिए एपिजैम दे दीजिएगा, पर डाइल्यूटेड फॉर्म जी में जी जी दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आधा कप गर्म पानी के अंदर 1 चम्मच घोल के एपिचाइम पिला दीजिए 2 बार दिन में कभी भी। जी अगर गैस्ट्रिक ज्यादा इनको जी हो रही है तो उससे भी जो पेशेंट है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, गैस्ट्रिक जो है कंट्रोल में रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी थैंक यू। शुभम आप रेडी हैं अपने लेक्चर के साथ? हाँ रेडी है। ओके, मैं आपको अभी स्क्रीन पे करूंगा और आप एक बार अपनी एडजस्टमेंट कर लीजिए प्लीज। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हेलो सर, मुझे बुक रिक्वायर है, कैसे मिलेगी सर? सर आपके पास नंबर है ना हमारा? नंबर तो नहीं है सर। मैं भी सर इलेक्ट्रोमोपैथी का ये जो दीक्षांत समारोह लखनऊ में हुआ था, तो जी फिर मैं वहां से जुड़ा था। नंबर बता ओके, देंगे सर? नंबर जी नंबर मैं आपको बता देता हूँ, आप जी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। जी भी। 86 86 288 288 75 75 306। 306। इस पे आप अपना ठीक है मैसेज डाल दीजिए। शुभम आपकी स्क्रीन अभी टिल्ट है, उसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए स्क्रीन को। ओके डन। आवाज आ रही है? सभी को ठीक है, आवाज आप आ रही है? अपना लेक्चर अब स्टार्ट कर। जी शुभम आ रही है। ठीक ठीक। आप सभी को मेरा प्रणाम। कल मैंने स्टोमक टॉपिक स्टार्ट किया था, और जैसा कि कल मैंने बताया आपको कि नेक्स्ट डे जो है वो फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे। तो आज फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको कल कल का कुछ रिवाइज करवा देते हैं। तो कल मैंने स्टोमक का कुछ बेसिक जानकारी दिया था, जिसमें बताया था कि स्टमक जो है वो जे शेप का होता है, और उसका वेट 140 से 150 ग्राम का होता है, एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट। और फिर ये जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है हमारा स्टमक: कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक। कार्डियक जो है वो इशोफेगस को मतलब फूड पाइप को स्टमक से कनेक्ट करता है। दूसरा फंडस है, जिसमें पैरेक्टल सेल मौजूद होता है, जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। उसके बाद थर्ड जो वो है बॉडी। बॉडी जो है इसमें
गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लास्ट पाइलोरिक जो है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टमक से कनेक्ट करके रखता है। उसके बाद मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बताया था जो स्टमक में प्रेजेंट है, जिसमें से पहला सेल है आपका चीफ सेल, दूसरा आपका पैराइटल सेल जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, तीसरा म्यूकस सेल। तो पहला जो चीफ सेल था उसका काम क्या था कि इनएक्टिव पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन करवाना, मतलब प्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद सेकेंड जो है वो रेनिन जो मिल्क का डाइजेशन कराने में हेल्प करता है, और थर्ड लाइपेज और फिर यूरिएज का सिक्रीशन करवाता है। उसके बाद जो सेकेंड था वो था आपका पैराइटल सेल या जिसको हम ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। तो उसका काम क्या था, उसका काम था कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 और मतलब एब्जॉर्प्शन कराता है विटामिन B12 का। उसके बाद लास्ट आपका जो सेल था वो था म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या करता है, जो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, जो एसिडिक इन मीडियम होता है, तो उससे हमारे पेट को बचाता है म्यूकस लेयर बना करके। तो ये 3 सेल बताया था। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था गैस्ट्रिक जूस। तो आज हम फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस और थोड़ा सा गैस्ट्रिक जूस उसके पहले जान लेते हैं क्या होता है। हमारा जो स्टमक है इसमें म्यूकस लेयर होता है जो HCl से हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। फिर म्यूकस लेयर पे ही जो स्टोमक जिस सेल का बनाया था, तो उसी सेल से गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होता है। यही एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है स्टमक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग और यही गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करवाता है, जिसमें एंजाइम और कुछ सॉलिड पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस जान लेते हैं क्या होता है। गैस्ट्रिक जूस जो है वो वाटर और सॉलिड दोनों से बना हुआ है। वाटर 99.5% रहता है। उसके बाद सॉलिड जो है वो 0.5%, मतलब वाटर 99.5% और सॉलिड 0.5% प्रेजेंट होता है। और वाटर में जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जैविक जीव। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एक एंजाइम आता है और ये आता है अदर। एंजाइम में जो जो आता है जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है वो है आपका पहला पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, यूरेज, अमाइलेज, उसके बाद जेलेटिन। उसके बाद अदर जो वाटर में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है उसमें एंजाइम में कौन कौन रहता है, पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, यूरेज, एमाइलेज और जेलेटिन। इन सब का भी फंक्शन देखेंगे, फिर पहले जान लेते हैं। फिर उसके बाद अदर जो प्रेजेंट होता है वो म्यूकस होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक। उसके बाद जो सॉलिड में रहता है वो क्या क्या रहता है, कैल्शियम, पोटाशियम, उसके बाद क्लोरीन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट, ये सब प्रेजेंट होता है। 0.5% में कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोरीन, HCl और सल्फेट प्रेजेंट होता है। और जो वाटर सब्सटेंस में है, मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में है, वो एंजाइम में पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन जो मिल्क का डाइजेशन कराता है, यूरेज, एमाइलेज, जेलेटिन। इन सब का फंक्शन भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि गैस फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में
इस एंजाइम का पूरा फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस में सबसे पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टोमक में प्राइमरी जो सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है वो प्रोटीन का होता है, और माउथ में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है 30%। तो हम लोग जानते हैं जैसा कि स्टमक में प्रोटीन का ज्यादा डाइजेशन होता है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है मेनली ऑन एक्ट ऑन प्रोटीन, मतलब ज्यादा प्रोटीन पे एक्ट करता है, क्योंकि इसका काम रहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा पाए, और जो रेस्ट बचता है, मतलब और जो बच जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो कुछ इंजाइम कंटेन करता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए इंजाइम चाहिए। तो कौन कौन रहता है? पेप्सिन रहता है, लाइपेज रहता है, रेनिन रहता है, जेलेटिनेज रहता है, यूरेज रहता है, और गैस्ट्रिक एमाइलेज रहता है। तो पहले देखेंगे, पहले ये पेप्सिन जो है ये कहाँ से आता है? तो हमारा जो स्टमक है वो उसमें एक सेल प्रेजेंट होता है, उसमें सेल प्रेजेंट होता है चीफ सेल। वो क्या करता है कि इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को प्रोड्यूस करता है, और उसी को ये HCl जो प्रेजेंट होता है वो HCl जा करके मतलब पेप्सिनोजेन को, जो एक एंजाइम है जो चीफ सेल प्रोड्यूस करता है, चीफ सेल मतलब जो पहला सेल है स्टोमक का, उसको HCl जिसका पीएच वैल्यू 1.8 रहता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, या एक्टिव पेप्सिनोजेन कह सकते हैं, ये इनएक्टिव है। तो ये मेन पेप्सिन ही ज्यादा रोल करता है प्रोटीन का डाइजेशन में, ठीक। उसके बाद अब ये पेप्सिन जो है ये फिर HCl के हेल्प से प्रोटीन को प्रोटीएजेस, पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। ये जो प्रोटीन है जो बना होता है, मतलब प्रोटीन का जो बॉन्ड होता है, प्रोटीन तो एमिनो एसिड से बना होता है, वही एमिनो एसिड जो है उसका जो चेन बनता है, ठीक है, उसी को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। उसके बाद ये पेप्सिन का काम हो गया। उसके बाद सेकेंड है रेनिन। रेनिन क्या करता है? ये मिल्क का डाइजेशन में हेल्प करता है। एक बार सर फिर से पेप्टीन वाला समझाइए सर। कौन सा? पेप्सिन वाला क्या? पेप्सिन वाला जी। हाँ ठीक, समझा देते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टोमक में एक सेल प्रेजेंट होता है, चीफ सेल, ठीक है। तो वो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इंजाइम प्रोड्यूस करता है, मतलब जो है मतलब सोया हुआ कह सकते हैं, सोया हुआ पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करवाता है, जो एक इंजाइम है, रस है। तो फिर उसी को एक्टिव करने के लिए HCl उसको एक्टिव करता है, किसमें? एक्टिव पेप्सिनोजेन में, जिसको हम लोग पैप्सिन कहते हैं। फिर यही पैप्सिन इस पे फिर जो है HCl जो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है, वो प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटीएजेस और पॉलीपेप्टाइड्स में, जो एमिनो एसिड का बॉन्ड है। ये हम इसका बॉन्ड सब जो है वो आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाएंगे। अभी बस ये जान लेते हैं कि पैप्सिन प्रोटीन टूटता है प्रोटीएजेस और पॉलीपेप्टाइड्स में। उसके बाद सेकेंड जो है वो है रेनिन। रेनिन सब पर जब जान लेंगे तो HCl है वो सब पर एक्ट करता है, तो रेनिन में फिर ये एक्ट किया, ये मीट का डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद है हमारा लाइपेज।
लाइपेज जो है इस पे भी HCl एक्ट करेगा और ये पैप्सिन का हो गया। पहले पैप्सिन को देख लेते हैं। पैप्सिन सीक्रेट एज इनएक्टिव पैप्सिनोजेन कन्वर्ट बाय HCl। पैप्सिनोजेन को HCl कन्वर्ट करता है पैप्सिन में, और वही पैप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटीएसेस और पॉलीपेप्टाइड में। फिर सेकंड है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? कन्वर्ट ट्राइब्यूट्रीन इनटू फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। मतलब ट्राइब्यूट्रीन जो है वो फैट्स का ही बॉन्ड है जो फैट टूटता है, और ये जो फैट्स है ये हमारे बटर से आता है जो हम लोग खाते हैं। तो वही लाइपेज जो है वो कन्वर्ट होता है ट्राइब्यूट्रीन, जिसको हम लोग बटर फैट भी कहते हैं, और वो टूटता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो वो मीठा पदार्थ होता है और चिपचिपा होता है, जिसका हम लोग फॉर्मूला अगर इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जान लेते, C3H8O3 होता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये जानना है कि लाइपेज टूटता है हमारे स्टमक में ट्राइब्यूट्रीन, मतलब जिसको बटर फैट भी कहते हैं, वो टूटता है किसमें? फैटी एसिड में, और ग्लिसरॉल में टूटता है, जिसका पीएच वैल्यू होता है 4 to 5, मतलब 7 से जिसका कम हो वो एसिडिक होता है। तो लैपेज का पीएच वैल्यू क्या हो गया? 4 to 5। उसके बाद आता है हमारा जिलेटिनीज। ये जो है इस पे भी HCl एक्ट किया। ये स्टार्च को तोड़ता है। स्टार्च जो है जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, जैसे जो बताया था ना आपको कि 30% तो माउथ में डाइजेस्ट हो जाता है, और जो रेस्ट जो है वो स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके टूटता है या डाइजेस्ट होता है। तो यही जेलेटिनीज क्या करता है, जो एंजाइम है पे HCl एक्ट किया, वो स्टार्च को तोड़ता है। डेक्स्ट्रीन, ये डेक्स्ट्रीन जो है इसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो डेक्स्ट्रीन होता है। उसके बाद फाइनल क्या प्रोडक्ट बन रहा है सर? जिलेटिन को HCl में स्टार्च से तोड़ता है, दूसरा क्या प्रोडक्ट ये बन रहा है सर? डेक्स्ट्रीन, या जिसको हम लोग और माल्टोज भी कहते हैं, माल्टोज और माल्टोज। फिर डेक्स्ट्रीन याद नहीं रख पाए तो माल्टोज याद रखेंगे, ठीक है। डाइसेक्राइड में आता है माल्टोज, ठीक है। तो ये जेलेटिनीज जो है एंजाइम वो स्टार्च को तोड़ता है बाय द हेल्प ऑफ HCl, इसमें माल्टोज में। उसके बाद आता है यूरेज। यूरेज क्या करता है, जब भी प्रोटीन का डाइजेशन हमारे पेट में होता है तो उसके बाद यूरिया बच जाता है, ठीक है। तो उसी यूरिया को, जैसे यहाँ पे देखेंगे यूरेज, इस पे HCl एक्ट किया, ठीक है। ये यूरिया को एमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया। और यही जो अमोनिया है हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। तो जो यूरेज एंजाइम है वो यूरिया पे एक्ट करता है, जो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो यूरिया बचता है, ठीक है, तो उसी को यूरेज जो है एमोनिया में कन्वर्ट करता है, और यही एमोनिया हमारे यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक। उसके बाद ये हो गया। एवरीवन, मैंने ना जो इनका लास्ट अभी आज के लेक्चर से पहले के जो लेक्चर रहे हैं उसका मैंने जो लेक्चर्स हैं वो मैंने ग्रुप्स में शेयर कर दिए हैं। अगर किसी को किसी कारणवश नहीं मिलते हैं वो लेक्चर तो वो मुझे अपने ग्रुप लीडर को बोलिए
या फिर वो मुझे भी डायरेक्टली बता सकते हैं। पर लेक्चर मैंने शेयर कर दिया है इनका, जो आज के लेक्चर से पहले के जितने भी लेक्चर हुए हैं उसके हमारे लेक्चर आ चुके हैं। प्लीज उसको पढ़िए, देखिए, अपने क्वेश्चन बनाइए, और उसके बाद एक दिन, हफ्ते में एक दिन हम ऐसा रख लेंगे कि उसमें आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए ही टाइम हो। ओके शुभम, प्लीज अपने लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। पैप्सी का हो गया, लैक्टेज का हो गया, रेनिन का हो गया, उसके बाद जेलेटिनेस, उसके बाद यूरेज। जेलेटिनेस का एक और काम है कि जो कोलेजन ऑफ मीट होता है, मतलब मीट में भी जो कोलेजन कह सकते हैं, प्रोटीन का एक टाइप का पार्ट है, ठीक है। तो जेलेटिनेस HCl के हेल्प से, जेलेटिनेस HCl एक्ट किया इस पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कोलेजन ऑफ मीट, जो भी हम लोग मीट खाते हैं उसको पेप्टाइड्स में तोड़ता है, PEPTIDS। पेप्टाइड्स एमिनो एसिड का बॉन्ड हुआ, एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन का यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये क्या करता है जेलेटिनेस, वो HCl उस पे एक्ट किया, जो कोलेजन ऑफ मीट को तोड़ता है पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स मतलब बॉन्ड ऑफ एमिनो एसिड्स, मतलब प्रोटीन को बहुत छोटे पार्ट्स में तोड़ता है। उसके बाद ये हो गया पहला हम लोग का कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव फंक्शन। इसमें कुछ डाउट है तो पहले पूछ लीजिए आप लोग, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। किन्हीं को डाउट? शुभम, शुभम प्लीज आप ना अपना एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और जो डाउट्स हैं हम, जैसे कि हमने डिसाइड किया है एंड ऑफ लेक्चर में, मतलब हफ्ते में एक दिन 2 दिन करके हम आपके डाउट्स को फिर उस दिन क्वेश्चन ही रहा करेंगे आपके, ठीक है। उसके बाद पहला हम लोग का जी, उस दिन डाइजेस्टिव आपके फिर फंक्शन क्वेश्चन। कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आता है हेमोपोएटिक फंक्शन। हेमोपोएटिक फंक्शन कहते हैं ब्लड बनाना, ठीक है। तो हमारे स्टमक, पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा स्टमक भी हेल्प करता है ब्लड बनाने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है जो पैरेटल सेल जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करवाता है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि विटामिन B12 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा इंट्रिंसिक करता है फैक्टर ऑफ कैस्टल। कि ब्लड का फॉर्मेशन में, मतलब इरिथ्रोपोइसिस हुआ, RBC को फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा हुआ सीक्रेट बायपेटल सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इरिथ्रोपोइसिस मतलब RBC का फॉर्मेशन में। तो जो ये विटामिन B12 ये जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक ब्लड का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये जो विटामिन B12 है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड का फॉर्मेशन में, इम्पोर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम GIT टू ब्लड। उसके बाद अगर हमारे GIT मतलब स्टमक में, ठीक है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर अब्सेंस हो, मतलब प्रेजेंट नहीं हो, तो वो परनीशियस एनीमिया कॉज करता है। परनीशियस एनीमिया उसी को कहते हैं, मतलब खून की कमी को ही हम लोग परनीशियस एनीमिया कहते हैं। परनीशियस मतलब वही हुआ कि विटामिन B12 का कमी से जो एनीमिया होता है, एनीमिया हम लोग खून की कमी को कहते हैं। तो वही एब्सेंस ऑफ IF मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 नहीं हुआ तो उससे जो कॉज करता है, जो डिजीज कॉज करता है, वो क्या करता है? परनीशियस एनीमिया। ये आप लोग को समझ में आया या फिर से रिपीट करें? फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। हेमोपोएटिक जो है वो ब्लड फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो इंट्रिंसिक फैक्टर कैरी करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब क्या हुआ? वो पाइटल सेल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी कहता है, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 करवाता है। विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इरिथ्रोपोइसिस करवाने, मतलब फॉर्मेशन ऑफ RBC मतलब रेड ब्लड सेल, मतलब ब्लड के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, इंपॉर्टेंट फॉर
फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम जेनेटिक ब्लड। मतलब अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो ब्लड फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। तो अगर यही अगर अब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब अगर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो तो वो क्या कॉज करता है, पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया मतलब खून की कमी विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन से। फिर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पर्निशियस एनीमिया कॉज करता है, जिससे खून की कमी होती है। उसके बाद ये सेकेंड हम लोग का फर्स्ट फंक्शन कंप्लीट हुआ, डाइजेस्टिव फंक्शन, सेकेंड है हेमोपोएटिक फंक्शन, और थर्ड जो है वो है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है हमारे स्टमक में को जो प्रोटेक्ट करता है म्यूकस लेयर, ठीक है, किससे, HCl से, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, जो हमारे पेट में जो भी एंजाइम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो एसिडिक इन नेचर होता है, या कह सकते हैं HCl भी जो है वो भी एसिडिक है। तो उससे जो इरिटेशन और इंजरी होता है, ठीक है, इरिटेशन ऑफ इंजरी मतलब इरिटेशन की वजह से जो इंजरी हो सकता है, मतलब कभी क्या हुआ कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या किसी प्रकार का होल हो गया, तो उससे बचाता है ये म्यूकस लेयर जो स्टमक के वॉल में प्रेजेंट होता है ऐसे। उसके बाद प्रोटेक्ट डाइजेस्टिव एक्शन, मतलब जो ये पैप्सिन जो है, ये पैप्सिन को भी सिक्रीट करवाने में हेल्प करता है, कौन, म्यूकस लेयर, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक लेयर, मतलब जो HCl प्रोड्यूस किया तो उसको उससे वो बचाता है, मतलब जो हमारा म्यूकस लेयर वो अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। अल्कलाइन नेचर मतलब क्या हुआ, 7 से ज्यादा, मतलब pH वैल्यू 7 से जिसका ज्यादा मतलब कह सकते हैं बेसिक, ठीक है। तो वो बेसिक नेचर का होता है, और जो HCl है वो एसिडिक नेचर का होता है। मतलब ये क्या करता है, म्यूकस लेयर न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल कर देता है, जिसके वजह से स्टमक पे ये अफेक्ट नहीं करता। ये HCl जो है वो स्टमक पे अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि HCl जो वो हाईली एसिडिक होता है। उसके बाद अब फोर्थ फंक्शन है फंक्शन ऑफ HCl। फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फंक्शन क्या होता है, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड। पहले तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होता है, फिर एक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, फिर ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है, और फिर ये किल बैक्टीरिया, और हमारे पेट में आने वाले कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो भी है तो उसको किल करता है, मारता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन भी कहते हैं, ठीक है। हमारे पेट में जो भी आने वाला बैक्टीरिया उसको मारता है HCl, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन। आज तक इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग जो और रेस्ट बचा है स्टोमक का वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आप स्टार्ट करेंगे कल। आज जल्दी से हम लोग इन शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़े। हम लोग पढ़े फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रेजेंट होता है, जो म्यूकस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होता है, और ये जिसमें 99.5% वाटर होता है, 0.5% सॉलिड होता है। वाटर जो होता है वो एंजाइम के फॉर्म में होता है, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म में होता है, और वो दो पार्ट में डिवाइड करता है, एंजाइम और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। एंजाइम में कौन कौन सा रहता है, पैक्सिन रहता है, रेनिन रहता है, लाइपेज रहता है, जेलेटिनेज रहता है, यूरेज रहता है, ठीक। और 0.5% में जो बचा उसमें जो सॉलिड पार्ट्स है उसमें है HCl है, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोरीन है, और सल्फेट। उसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का क्या फंक्शन है, तो सबसे पहला फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन। डाइजेस्टिव फंक्शन क्या हुआ, ये प्रोटीन का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, और जो सबसे ज्यादा और रिस्ट जो भी कंपोनेंट है उसका भी, तो पहले जो हम लोग देखेंगे वो पैप्सिन। पैप्सिन तो पैप्सिन पहले कैसे आया, वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन पे HCl एक्ट किया, फिर वो एक्टिव हुआ जिसको हम लोग पेप्सिन कहते हैं। ये पेप्सिन ही प्रोटीन को तोड़ता है प्रोटीएजेस और पॉलीपेप्टाइड्स में। उसके बाद लाइपेज, लाइपेज जो है इस पे भी HCl एक्ट किया, लाइपेज पे HCl एक्ट किया। ये ट्राइब्यूट्रीन जिसको बटर फैट भी कहते हैं उसको तोड़ता है ये फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। उसके बाद रेनिन, रेनिन जो है ये मिल्क का डाइजेशन करवाने में हेल्प करता है, ये खुद एसिडिक होता है। उसके बाद जेलेटिनेज, जेलेटिनेज जो है वो कोलेजन ऑफ मीट, मतलब जो मीट का प्रोटीन होता है उसको डाइजेस्ट करवाता है किसमें, पेप्टाइड्स में।
उसके बाद यूरेज जो है हमारा पेट में जो भी प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, ठीक है, तो जो यूरिया बचा उसी को तोड़ता है एमोनिया में, और एमोनिया जो है वो हमारे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। उसके बाद हम लोग जो सेकंड फंक्शन था होम्योपैथिक क्या हुआ कि ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है, जो अगर हमारे स्टमक में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा। अगर ब्लड का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा तो वो पर्नीशियस एनीमिया कॉज करता है। पर्नीशियस एनीमिया किसको कहते हैं? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन जब नहीं हो, उससे खून की कमी जब हो जाए तो उसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। उसके बाद थर्ड हम लोग पढ़े थे प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में ये जो म्यूकस लेयर है जो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है, तो ये पहले स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें होल ना हो, ना कोई इन्फेक्शन हो HCl की वजह से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड डाइजेस्टिव एक्शन, ये हमारे स्टमक से पेप्सिन को भी रिलीज कराने में हेल्प करता है। फिर गैस्ट्रिक लेयर जो हमारा प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक लेयर जो हमारा स्टमक एसिड प्रोड्यूस करता है, तो उसको वो न्यूट्रल करता है, क्योंकि जो म्यूकस होता है, म्यूकस लेयर होता है वो अल्कलाइन नेचर होता है, मतलब बेसिक होता है, pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। उसके बाद फोर्थ फंक्शन जो था वो HCl वो प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड में, और फिर ये इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और ये बैक्टीरिया को भी किल करता है हमारे स्टमक में, जिस प्रोसेस को हम लोग बैक्टीरियोलाइटिक एक्शन भी कहते हैं। बस आज तक इतना ही था। थैंक यू। थैंक यू। नोट्स देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं अभी आगे। हाँ, और अब इसका नोट्स थोड़ा सा अच्छे से देंगे, क्योंकि पहले वाला नोट्स जो हैंड रिटन है, तो शायद हैंड रिटन शायद किसी को ना जी समझ में बिल्कुल। आए, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कर्सिव है। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि उसको टाइपिंग करके नोट्स बनाने का। जी जी श्योर। ठीक ठीक है शुभम, थैंक यू। ठीक है, और नेक्स्ट स्टार्ट जो कुछ स्टमक का बचा है उसको कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जी ठीक है, आशा करते हैं सबको आज का लेक्चर ओके। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपका लेक्चर बहुत अच्छे चल रहे हैं इस समय, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी हैं। और मेन बात है कि हम सब के लिए ये एक नेसेसरी चीज़ भी थी जिसको आप पूरा करवा रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। ओके चलिए, तो हमारा आज का लेक्चर इस नोट पे आके ख़त्म होता है। हमने आज लेक्चर में गायनी डिजीज़ के ऊपर वंदा मैम जी के द्वारा पढ़ा। फिर उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन मेकिंग के ऊपर डिस्कस किया। फिर हमने 15 पॉइंट ऑफ टेम्परामेंट डायग्नोसिस को स्टडी किया। अभी इस लेक्चर के बाद जरूर उन पॉइंट्स को रीस्टडी कीजिएगा। और मैंने आपको सारा जो लेक्चर है अभी तक, इससे पहले के जो लेक्चर हुए हैं उसका सारा डिटेल आप तक पहुंच चुका है। 2 बार लेक्चर की डिटेल आए हैं, आज मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर किसी के पास नहीं पहुंचा है तो वो मुझे बता सकते हैं, या अपने ग्रुप लीडर को बोलिए, वो आपके ग्रुप में उसको प्रोवाइड करवाएंगे। और जो अभी के जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसके डिटेल आपको आगे मिलते रहेंगे। जब आप लोग उसको स्टडी कर लेंगे तो एक दिन प्लीज ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा कि क्या आप कुछ क्वेश्चन, मैं पूछ लूंगा उस दिन बेशक, फिर उस दिन हमसे उस दिन या उससे अगले दिन हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम रखेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ ये इंफॉर्मेटिव सेशन आपके लिए रहे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय मैटी।